अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए आज एक नया नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का पहला हिस्सा। जुगनू, चलो ना ज़ामिन, बाहर जाकर जुगनुओं को देखते हैं। इसने मासूमाना फरमाइश की। बाहर बहुत ठंड है, मुझे नहीं जाना, चलो मेरे साथ। रात के इस पहर में शेरज़मान की सर्द तरीन आवाज़ हीर के कान में सुनाई दे, वो उसकी कलाई से खींचकर बाहर ले गया। रात में चारों ओर खामोशी का पहरा था। आसमान पर जा बजा सितारे पूरे आबोताब से चमक रहे थे। वो इसे अपने साथ लॉन के पिछले हिस्से में घसीट लाया, जहाँ रात के इस पहर झाड़ियों के पीछे अनगिनत जुगनुओं का बसेरा था। इसने हीर की आंखों से अपने हाथ हटाए। हीर की आंखें खुलते ही जगमगाने लगीं। तारों की तरह झिलमिलाते हुए जुगनुओं को देखा, जो अंधेरे में दिए की मानिंद रोशनी बखेर रहे थे। हीर सामने का मंजर देखकर अपनी जगत से आके तो रह गई कि गहरे अंधेरे में लातादाद जुगनू जगमगा रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे काली रात में स्याह आसमान पर सितारे चमक रहे थे। वो बेयकीनी से सामने देखने लगी। छू लो इन्हें, शेरजमान की आवाज़ इसे करीब से सुनाई दी। वो भूल चुकी थी कि वो इस वक्त शेरजमान के साथ है। याद था तो बस इतना कि वो अपना मनपसंद मंजर देख रही है। हीर की नज़रें तो इन जगमग करते जुगनू को देखकर खुशी से झिलमिला रही थी, और वो इन जुगनू से फूटती हुई रोशनी को हीर की आंखों में देख रहा था। वो इसके चेहरे को देखकर हमेशा की तरह आज भी देखता ही रह गया। हीर का मासूम चेहरा, इसकी झील सी गहरी आंखें जो इस वक्त जुगनू की मानिंद चमक रही थीं। 8 साला हीर, जिसने फिराक पहने हुए सुनहरी बालों की पोनी टेल किए सर पे सर्दी की वजह से स्काफ ले रखा था। शेरजमान ने कुछ जुगनू को मुट्ठी में कैद किए हीर के स्काफ में रखा, जिनमें से इस अंधेरे में रोशनी फूट रही थी, ऐसे जैसे जुगनू से भर दिया आंचल। इलेक्ट्रिक ट्रेडमिल पर दौड़ती हुई दोशीज़ा, जिसने स्याह टाइट्स और रेड कलर की चुस्त टी शर्ट पहन रखी थी, इसका पसीने से शराबूर वजूद तेज़ रफ्तारी से दौड़ने की वजह से अब थकने लगा था। पसीने की चंद बूंदें अब मशीन पर गिरी। इसके स्ट्रेट कमर से नीचे आते हुए बाल हाई टेल में मुकीद थे, तेज़ तेज़ कदम उठाने के बाद बार बार लहरा रहे थे। चंद लेटें गालों से चिपकी हुई थी। ये डार मेंशन की जिम का मंजर था, जहाँ यहाँ की इकलौती वारिस ऐश डार वर्जिश कर रही थी। अब वो ट्रेडमिल से उतरकर ट्विस्टर पर कमर की एक्सरसाइज कर रही थी, जिसकी इसकी पतली कमर की शेप बनती थी। बार बार निगाहें दरवाजे की जानिब उठ रही थी। इसने एक कहर बार नज़र वॉल क्लॉक पर डाली, जहाँ 7:05 हुए जाते थे। कासिम, जहरा, खां मर गए सबके सब। इससे पहले कि वो ट्विस्टर से नीचे उतरती, एक गलत मुंह से इसकी कमर पर बल डला। दर्द की शिद्दत से इसने आंखें मीची। सॉरी मैडम जी, ये रहा आपका गर्म पानी। जोरा इसकी गर्म पानी वाली बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। मैडम जी, आपका टॉवल। कासिम ने पसीना पूंछने के लिए फटाफट से एक तौलिया इसकी तरफ बढ़ाया, मगर वो दर्द की ताब ना लाते हुए फर्श पर बैठती चली गई। कासिम और जोहरा अपनी मालकिन की हालत देखकर परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। ऐश डार, जो अहमद डार की इकलौती बेटी थी, अपनी बीवी की वफात के बाद उन्होंने ही इसकी परवरिश की थी, मगर बिजनेस की वजह से इससे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, इसलिए वो ज़िद्दी और खुदसर हो चुकी थी, किसी को भी खातिर में ना लाती, ख्वाह वो बिजनेस हो या घर। हद दर्जा मगरूराना तबीयत की मालिक थी। अहमद डार को 2 साल पहले फालिज का अटैक आया था, जिससे वो सिर्फ बिस्तर के ही होके रह गए थे। ऐश डार की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, अब इनका सारा बिजनेस वही संभाल रही थी। ज़ियान, तुम उठ रहे हो या नहीं? देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ। जायशा उसके सर पर खड़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाई थी, जिस पर ज़ियान ने किसमसा कर करवट बदल ली। उठ जाओ ना भैया, देखो मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। आज बस रिजल्ट लेने जाना है, लास्ट टाइम है, ले जाओ ना प्लीज़। इस बार वो थोड़ा परेशानी से मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। पिछले 1 घंटे से वो इसको उठाने की अपनी सी कोशिश कर रही थी, मगर वो था कि टस से मस तक ना हुआ। आप ही क्या है यार, सोने दो, तुम ड्राइवर के साथ भी जा सकती हो, इसलिए मेरी नींद खराब मत करो। वो तकिया अपने मुंह पर रखता हुआ बेजारी से बोला। एक तो अभी कुछ घंटे पहले ही वो एक अहम काम निपटा कर घर वापस आया था और सोने के लिए लेटा था कि अब ये मुहतरमा आ गई थी इसकी नींद खराब करने। कैसे भाई हो तुम ज़ियान? बहन से ज़्यादा तुम्हें अपनी नींद प्यारी है। इसका मुंह बन गया था ज़ियान का जवाब सुनकर, मगर इसकी बात का इस पर कोई असर ना। कुछ देर तो वो खड़ी इसको देखती रही। जब वो ना उठा तो वो पैर पटकती उसके कमरे से बाहर निकली थी। जायशा बेटा रुको, नाश्ता तो करके जाओ। बरीरा ने इसे बिना नाश्ते किए बाहर की तरफ जाते देखा तो फिक्रमंदी से बोली, रहने दे मामा, फिर लेट हो जाऊंगी। पहले ही ज़ियान भाई को उठाते हुए काफ़ी वक्त निकल गया। वो खान हवेली की सबसे सुलझी हुई और खामोश से लड़की थी, इसलिए सबसे खुश उसलूबी से पेश आती। वो तेज के कदम उठाती बाहर की तरफ जा रही थी। इसका इरादा आज बस से यूं नहीं जाने का था, क्योंकि ड्राइवर अभी कुछ देर पहले जन्नत और मन्नत को कॉलेज जाने छोड़ने गया था। अभी वो कुछ कदम मजीद आगे बढ़ी ही थी कि जब सामने से आती शख्स से बुरी तरह से टकरा गई। टक्कर इतनी जोर की थी कि इसको लगा कि वो किसी आहनी चट्टान से टकराई हो। हाय अल्लाह, वो बेसाख्ती से किस बोली। रियली वेरी सॉरी, हसाम शहरियार माजरत ख्वाना अंदाज में बोला, जबकि इसकी नज़रें एक पल के लिए इसके चेहरे पर रुक सी गईं। पिस्ता कलर के सूट और ब्लैक और पिस्ता मिजाज का दुपट्टा सर पर अच्छी तरह से ओढ़ा हुआ था। मेकअप से भरा खिला खिला शगुफ्ता चेहरा, कुदरती गुलाबी पंखड़ियों से लब्स इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे थे। कोई बात नहीं, जायशा ने शाने पर ढिलक जाने वाला दुपट्टा दुरुस्त किया।
जो इस वक्त फुल यूनिफॉर्म में मुलविस था। चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी जो इसकी शख्सियत को मजीद निखारती थी। वो एक शानदार पर्सनैलिटी का हामिल था। इन दोनों की बचपन से गाढ़ी छिनती थी। जायशा और इब्तिसाम आगा खान साहब ने बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था और वो चाहते थे कि यमुना की इस घर से रिश्तेदारी बनी रहे। सब बच्चे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। हसाम इसके खूबसूरत चेहरे को कहीं देखकर खो सा गया था। तुम यूं नहीं जा रही हो? आयशा ने इस बात में सर हिलाया। चलो आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसको आगे बढ़ते देखकर वो फौरन थोड़ा संभल कर बोला था। नहीं बहुत शुक्रिया हसाम, मैं चली जाऊंगी। मेरा वही रास्ता है, आज हम प्लीज़ मना मत करें। आखिर दोस्ती की है, निभाने तो दें। इसके इतने इसरार करने पर इसे मानना ही पड़ा। वो दोनों हम कदम बाहर निकल गए। डॉक्टर जमारे आपको एमएस सर अपने रूम में बुला रहे हैं, कुछ डिस्कस करना है उन्हें। लाहौर के डीएचए नेशनल हॉस्पिटल में इस वक्त सब अपनी अपनी ड्यूटी में मसरूफ थे। स्टाफ अंदर आई तो उसने जमारे को इनका पैगाम दिया, जो हॉस्पिटल के कमरे में सामने मेज़ पर पड़ी किसी केस की फाइल की स्टडी करने में मसरूफ था। ठीक है मैं भी आता हूँ, आप जाएं, जमारे कहते हुए रूम से बाहर निकल गया। डैड किधर है? जामिन ने अपने डैड जमारे खान के खाली कमरे में झांक कर देखा और उन्हें नदारत पाया तो बाहर वार्ड बॉय से पूछा। वो जामिन को जानता था क्योंकि जामिन अपने डैड से मिलने यहाँ आता जाता रहता था। सर दो एमएस साहब के ऑफिस में गए हैं, आप बैठ जाएं, कुछ देर में आ जाएंगे। वो चलते हुए अंदर आया और आकर जमारे की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। सामने रखी फाइल्स को उलट पुलट कर देखने लगा। सामने ही जमारे के नज़र के ग्लासेस पड़े थे जो वो नज़दीक की चीज़ को देखने के लिए इस्तेमाल करता था। जामिन ने उन्हें उठाया और फूंक मारकर इस पर पड़ी हुई ना दिखाई देने वाली धूल साफ की, फिर इसे आंखों पर लगाया। हेलो डॉक्टर। अचानक ही कमरे में किसी की हील्स की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी, फिर सनफे मुखालिफ की। जामिन ने ग्लासेस में से देखा मगर सब धुंधला दिखाई दे रहा था। डॉक्टर एक्चुअली मुझे कमर में बहुत पेन है, एक्सरसाइज के दौरान शायद कुछ गलत मूव हो गया, मुझे लग रहा है शायद मसल पुल हो गया है। इसने वहीं खड़े खड़े इसे अपना मसला बताया। अंदाज मगरूराना था। जामिन ने एक हाथ से ग्लासेस उतार कर एक तरफ देखा। जाने कि उसे देखकर जामिन को शरारत सूझी और इसे सच न बताकर खुद डॉक्टर से हमारे बनने का ड्रामा रचाने का सोचा। डॉक्टर को खामोश देखकर तो उसने वक्त ज़ाया होने के ख्याल से तंग आकर हाथ नीचे किए और अपनी बड़ी नेल लगे नेल से टेबल को बजाया। तभी जामे ने नज़र उठाकर इसके नाराज चेहरे को देखा। वो हैरानगी से इसे देख रही थी। गंदी रंगत, दराज कद, जीन्स और टी शर्ट में मुलविस घने बाल बेफिक्री से पेशानी पर लापरवाही से बिखरे हुए थे। बुरी आंखों में शरारत का अंसर खासा माकूल सा लगा मगर डॉक्टर कहीं से भी नहीं लग रहा। अपनी उम्र के बायस, क्योंकि बाहर तो स्पेशलिस्ट लिखा था और ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल का लग रहा था। ऐश डार की आंखों में तशवीश उभरी। जामिन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई इसे खुद को यूं तकता हुआ पाकर। ब्लैक ड्रेस पैंट और लेडीज कोट में मुलविस वो मोमी गुड़िया लग रही थी। पाँव में ब्लैक हाई हील्स को कवर शूज़ पहने, शादाब तरोताज़ा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। इसकी नज़र चेहरे से होती हुई उसके बालों तक गई। घने से बालों को हाई टेल में मुकीद किया था जिसमें कुछ शरीर लिटें निकलकर इसके गालों को चूम रही थी। गाल पर बिखरे नागन सी जुल्फों से होती इसकी नज़र इन डायमंड ईयर रिंग्स पर पड़ी जो उस कांच लड़की की कान की लोम में चमक रहे थे। मुझे शहर में जकड़ जा रहा था। नज़र थी कि लौट कर वापस आने से इनकारी थी। कहाँ दर्द है? जामिन ने हाथ में मौजूद स्टेथोस्कोप एक तरफ रखा और चलते हुए उसके करीब आया। यहाँ कमर में। ऐश ने कोट का वाहिद बटन खोलकर इसे अपनी कमर का बताया। वो निचला दांतों में दबाकर शरारती अंदाज में बोला, 26-34। वो ये क्या बकवास है? मुनहा उससे घूर कर बोली, चच लगता तो नहीं है शक्ल से इतनी बेवकूफ़ होगी तुम, अपने साइज़ का भी नहीं पता। वो आँख निंग के बोला, यू चीप थर्ड क्लास, तुम्हें स्पेशलिस्ट किसने बनाया? वो तनफ़्फ़ुर ज़दा आवाज़ में धाड़ी, यार ऐसे तो मत कहो, स्पेशलिस्ट तो हूँ मगर हार्ट स्पेशलिस्ट। इससे पहले कि वह ऐश के दिल के मुकाम पर अपनी उंगली रखकर इसे जगह बताता, ऐश ने दरमियान से इसकी उंगली चकली और झटके से इसका हाथ पीछे हटाया। यू ब्लडी! ऐश ने आलिम तैश में अपना हाथ उठाया और इससे पहले कि जामिन के मुंह पर अपनी छाप छोड़ता, जामिन ने कमाल महारत से इसका नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और उसके ब्लडी के फिक्रे को मुकम्मल होने से पहले या ऐश की आवाज़ को बंद कर गया अपने तरीके से। ऐश की आंखों की पत्तियां हैरत से फैली। इसने जामिन के पाँव पर अपनी हाई हील्स मारी। वो एकदम पीछे होकर मुस्कुराया। जामिन खान, उम्मीद है नाम तो कभी नहीं भूलोगी। ऐश ने खूनख्वार निगाहों से इसे देखकर अपने होंठों को रगड़ डाला जहाँ अभी जलन महसूस हो रही थी। वो एक बातमाद लड़की थी। आज पहली बार हुआ था कि कोई इसके इतने इतने करीब आया था। इससे पहले कि गुस्से में इस पर झपटती, हाँ और ब्लडी नहीं, बैड लक। अगर तुम्हारी बैड लक हुई तो फिर मुझसे दोबारा मुलाकात होगी। वो हस्बे आदत आंख विंग किए तेज से बाहर निकला। डैड अभी जल्दी में हूँ, आपसे बात करने आया था, अब रात को घर पर ही कर लेंगे। जामिन बाहर निकला तो सामने से जमारे को आते देखकर कहा, अच्छा ठीक है। वो उसके शाने पर हाथ रखकर अंदर चले गए। यार जामिन, आज शरारत और थ्रिल के चक्कर में पहली बार कोई ज़्यादा नहीं हो गया। वो अपने बालों में उंगलियां फंसाए खुद ही से हम कलाम होते हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था। इसकी खूनख्वार नज़रें और पिसके लब आंखों के पर्दों पर लहराए। वो बेखुद सा मुस्कुराया और अपने लबों को अंगूठे से छुआ जहाँ अभी तक इसके दास लबों का नर्म सा लम्स महसूस हुआ। यस डॉक्टर जमारे ने हैरत से एक ठीक ठाक लड़की को दीवार से लगे हुए देखकर पूछा। उन्होंने एक लड़की को देखकर मतानत से पूछा। वो बिना कुछ के अपना एतमाद बहाल कर गैज़ो गजब से मगरूराना चाल चले टिक टिक करती हील से बाहर निकल गई। वो इसके जाते ही ना समझी से कंधे उचका कर रह गए।
शाहिद मुझे यूं छोड़कर मत जाओ, एक ज़ैफ़ुल उम्र औरत की नहीफ आवाज़ इसके कानों से टकराई। वो जो प्राडो को चला कम और उड़ा ज़्यादा रहा था, सड़क के बीचों बीच इस तादक बूढ़ी औरत को चिल्लाने हुए देखकर अपना पाँव ब्रेक पर जमा गया और झटके से प्राडो की रफ्तार को कम किए रोक गया। इसके पीछे इसके बॉडीगार्ड की 5 गाड़ियां थीं, जो जोनाश के कहने पर जैगर ने हायर किए थे शेर जमान की हिफाजत के लिए, क्योंकि वो हर जगह मरने मारने पर जो तुल जाता था। शेर जमान की प्राडो रुकते ही बाकी सारी गाड़ियों के टायर्स की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ भी फिजा में गूंजी। सारी ट्रैफिक पल भर के लिए थम गई। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और बूढ़ी औरत को रोड से एक तरफ किया, फिर इस लड़की की तरफ शेर की रफ्तार से लपका और लम्हों में से भागते हुए लड़के को जा लिया। एक जोरदार पंच इसके मुंह पर मारा, इसके नाक से खून का फव्वारा छूटा। वो लड़का तड़प कर रह गया। हीर जो स्कूल वैन में मौजूद थी और अचानक ट्रैफिक रुकने की वजह से जानने के लिए सर बाहर निकाल कर देख रही थी, शेर जमान को एक लड़के को पंच मारते देखा तो सरासीमा नज़रों से देखने लगी। दिल धड़कते हुए कुछ पल के लिए रुका, फिर से चलने लगा। शेर जमान की नीली आंखें, जिन पर मुड़ी हुई घनी पलकें थीं और इनमें इतना सर्दपन वो दूर से भी देख सकती थी। वो लंबा चौड़ा वर्दिशी जिसामत रखने वाला वजूद अपने अंदर पहाड़ों से भी टकरा जाने की सलाहियत रखता था। इसके बाइसेप्स और फूली रगों वाले सफ़ेद बाजू टी शर्ट में से नुमायां हो रहे थे। हीर ने खौफ के बायस अपनी साथ वाली लड़की के शाने में मुंह घुसाया और हौले हौले कांपने लगी। बार बार नजरों के सामने शेर जमान का जानदार मुक्का, इस लड़के के नाक से निकलता खून इसके हवास बाखदगी का बायस बन रहा था। आज फिर इसे दौरा पड़ा था। कमरे में आते ही इसने वहाँ की हर चीज़ तहस नहस कर दी थी। आंखें खतरनाक हद तक सुर्खी माइल दिखाई दे रही थीं, जिनमें अभी भी इस लोफर इंसान का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसकी नस नस में अपने लम्स का जहर घोल गया था। बैरन ममालिक से मंगवाए गए शोपीस और आला तरीन अशिया वो उठाकर गैजो गजब के आलम में सामने मौजूद ड्रेसर और दीवारों पर मार रही थी, जो बिखर कर टुकड़ों में चकनाचूर हुए अपनी बेकदरी पर मातमगना थे। कमरे से बाहर मौजूद मुलाजमीन इसकी चीखों और कमरे की टूट फूट की आवाज़ पर थर थर कांप रहे थे और अपनी आने वाली शामत के ज़ेरे असर परेशान कुन नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। इनकी मालकिन का गुस्सा हमा वक्त सवा नेज़े पर रहता था। वो पूरे कमरे का खूबसूरत नक्शा बिगाड़ थक हार के बला आखिर बिस्तर पर ढह गई, मगर इसका चेहरा ऐश डर की आंखों के सामने लहरा रहा था, जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सर, एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। वो क्या? ज़ियान, जो अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था, अपने मातहत की बात सुनकर इसकी तरफ पलटकर बोला, सर, हमने जिस ग्रोह को पकड़ा है, इनसे दौरान तफ्तीश पता चला है कि इनका सारा नेटवर्क कहाँ है से ऑपरेट हो रहा है। पाकिस्तान से ड्रग्स और हमारी बहनें बेटियां अगवा करके वो कहाँ स्मगल करके ले जाते हैं और फिर वहाँ जो होता है वो तो आप अच्छे से जानते हैं। जब तक इनकी जड़ों में हाथ नहीं डालेंगे हम ये ख़त्म नहीं हो सकता सर। इसने मुअद्दब अंदाज में इसके सामने अपनी बात रखी। ज़यान ज़रियार खान गहरी सोच में डूबा हुआ था। तुम जाओ, मैं सारा प्लान तरतीब देकर फिर टीम तश्कील करूँगा। जी सर। या जन्नत, तुम मुझे ये बताओ, आखिर और कितने दिन नाराज़ रहने का इरादा है तुम्हारा? मन्नत ने कॉलेज ग्राउंड में घास पर बैठी हुई जन्नत के बराबर में बैठते हुए पूछा, जो पिछले 3 दिन से अपना मूड ख़राब की हुई थी। क्यों, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने बोलना छोड़ दिया तुम्हारे हर मामले में। अब मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है? वो मन्नत की तरफ खिफकी से देखती हुई बोली। दोनों थीं तो जुड़वा बहनें, मगर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज की थीं। जन्नत नरम मिजाज थी तो दूसरी तरफ मन्नत शोख चंचल तबीयत की मालिक थी। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं और एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करती थीं। मन्नत, मैंने तुम्हें मना भी किया था इस लड़के से दोस्ती मत करो। मुझे वो लड़का कुछ अजीब सा लगता है, पुरस्कार सा। क्या हम दोनों की आपसी दोस्ती काफ़ी नहीं एक दूसरे के लिए? जन्नत मासूमियत से बोली तो इसकी शक्ल देखकर मन्नत के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट रेंगी थी, जो उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। तुम तो मेरी प्यारी सी बहन और मेरी जान हो यार। इस बंदर की वजह से हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो ज़ोर से इसके नरम गाल खींचती हुई बोली तो जन्नत ने इसके बाजू पर ढप रसीद की। क्या मतलब? बकौल तुम्हारे वो हैंडसम लड़का बंदर हो गया है तुम्हारे लिए? कहीं मैं दिल रखने के लिए ऊपर ऊपर से तो नहीं कह रही? जन्नत बेयकीन निगाहों से इसी तरफ देखते हुए पूछने लगी। अच्छा छोड़ो इसे, तुम बताओ, आजकल मैंने ज़ियान भाई की नज़रें तुम पर मरकूज़ देखी हैं। वो इसे राज़ाना अंदाज में बताने लगी। हरगिज़ ना सोचना, वो संजीदा सा शख्स मुझे कभी पसंद आ ही नहीं सकता। बात भी करते तो ऐसा लगता है अभी मुझे ले जाकर अपने लॉक में बंद कर देंगे। ज़ियान का जिक्र आते इसने बुरा सा मुंह बनाया, जिसे देखकर मन्नत खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे तो डर है जन्नत की कहीं तुम्हें शादी अगर जान भाई से ना हो जाए, फिर तुम्हारा क्या बनेगा? आज मन्नत इसको परेशान करने के मूड में थी और वो अपने मकसद में कामयाब भी ठहरी। तुम मेरी बहन हो, दुश्मन की दुश्मन, अल्लाह ना करें कभी ऐसा हो। इसने मन्नत को सख्त दूरी से नवाजा, जो अपनी मुस्कुराहट रोके इसको शरारती नज़रों से देख रही थी। मैं तो कहती हूँ तुम्हें ही ज़ियान भाई की तरह संजीदा मिजाज खुश सा बंदा मिले, तभी मज़ा आएगा। जन्नत ने भी आखिरकार बदला उतार ही लिया।
अस्सलाम वालेकुम। असाम ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही सबको सलाम किया। यमुना जो शहरयार और इब्तिसाम से कुछ कहने वाली थी, इस आवाज़ पर यकदम से रुकी। इसके साथ शहरयार और इब्तिसाम ने भी आने वाले की तरफ देखा। इसको देखकर यमुना खुश होती हुई अपनी जगह से उठी थी, जबकि शहरयार एक नज़र इसकी तरफ देखकर फिर से चाय की तरफ मुतवज्जा हो गया। शहरयार ने इसको ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो वहाँ हो ही ना। अरे हसाम बेटा, वहाँ क्यों रुक गए हो? यहाँ आओ ना, चाय पियो हमारे साथ, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। इसको वहीं दरवाजे में खड़ा देखकर यमुना ने हसाम को अपने पास बुलाया। नहीं मॉम, आप लोग एंजॉय करें, मुझे नहीं पीनी चाय। वो एक खामोश नज़र बैठे अपने बाबा और भाई की तरफ देखकर बोला, इनका रवैया इसके साथ ऐसा ही हो गया था जब से सामने इनका बिजनेस में साथ देने के बजाय अपनी पसंदीदा शोबा इख्तियार किया था। इसे बचपन से ही जहाज़ उड़ाने का शौक था और अपने बाबा और के मुखालफत के बावजूद भी इसने अपनी पसंद को अहमियत दी और आज वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट के ओहदे पर फाइज था। वो इन दोनों को काफ़ी बार मनाने की कोशिश भी कर चुका था, मगर वो दोनों अभी भी मुंह फुलाए हुए थे। इब्तिसाम, अपनी चाय ख़त्म करके मेरे रूम में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शहरयार अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला। उन्होंने एक निगाह गलत भी असाम पर डालना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बाबा मेरी चाय ख़त्म हो चुकी है, साथ ही चलते हैं। इब्तिसाम उठकर शहरयार के साथ चलता वहाँ से निकलता चला गया। उनके जाने के बाद हसाम ने एक गहरा सांस हवाजां में छोड़ा था, जैसे घुटन ज़दा माहौल में सुकून सा मिला हो। इसके इस तरह से करने पर यमुना ने अपने छोटे बेटे की तरफ गौर से देखा, जो इस वक्त अपने यूनिफॉर्म की बजाय रेड टी शर्ट और ब्लू जीन्स में मुलविस था। हाफ स्लीव से झांकते मजबूत मसल्स, हल्के ब्राउन बाल माथे पर बिखरे पड़े थे। यमुना ने दिल में अपने खूबरू बेटे की नज़र उतारी थी। तुम आजकल बहुत मसरूफ रहने लगे हो, पता भी है, पूरे 2 दिन बाद घर आए हो। वो इस पर नजरें जमाए हुए बोल रही थी। इसको अपने साथ सामने देखकर एक सुकून सा मिला था। जी मॉम, दरअसल अमेरिका की फ़्लाइट थी, वहाँ लैंड करते कुछ मसला हो गया था मशीनरी में, बस इसे लेकर कुछ वक्त लगा। वो उन्हें तफसीली देने के लिए तफसील बताने लगा। ठीक है हसाम, मगर अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए। ना दिन देखते हो, ना रात, वक्त बेवक्त उठकर चले जाते हो। उनकी नज़रें अभी भी इस पर थीं। वो इसकी माँ थी। इसकी सेहत और आराम का ख्याल उन्हें बेचैन किए रखता। जी मॉम, ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगा। आप सिर्फ अपना ख्याल रखें और कुछ नहीं चाहिए। हम आप हैं तो हम हैं। वो यमुना के साथ बैठकर इनकी गोद में अपने सर रखे वहीं लेट गया। यमुना इसके हेयर कट में उंगलियां चलाने लगी। वो दोनों बहुत देर तक वहीं बैठे बातें करते रहे, और ऐसा बहुत कम होता था जब वो घर वापस आता और यमुना काम में मसरूफ रहती, या फिर वो सो चुकी होती। कैसी हो हीर? हीर स्कूल से वापस आई तो हसाम को अपनी मम्मा के साथ बैठे देखकर इसके पास आई। भैया कैसे हैं आप? पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी हीर को बहुत मिस किया। भैया मम्मा से सिफारिश करें ना मेरे लिए। इसने हसाम के कान के पास जाकर सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। क्या सिफारिश करवानी है? इसने आहिस्तगी से पूछा। मम्मा को कहें ना, मुझे टीवी पर एक ड्रामा देखने थे। मेरी क्लास की सब लड़कियां रात को टीवी सीरियल देखती हैं, फिर सुबह आकर क्लास में डिस्कस करती हैं और मैं खामोश बैठी इनका मुंह तकती हूँ। मॉम प्लीज़, आप हीर को 1 घंटा टीवी देखने की परमिशन दे दें, या आपके सामने ही देखेगी। प्लीज़ मेरी सिफारिश है, मान जाए। हसाम ने हीर की तरफदारी करते हुए यमुना के सामने इसकी ख्वाहिश रखी तो यमुना ने घूरकर हीर की तरफ देखा। हीर ने फ़ौरन से पेशतर नज़रें झुका लीं और अंगलियां चटखाने लगी। हसाम, तुम इसकी सिफारिश मत करो। तुम शहरयार को जानते हो ना, वो इस मामले में कितना सख्त है। तुम्हें और इब्तिसाम को भी कहाँ परमिशन थी उन्होंने मैट्रिक क्लियर करने तक टीवी देखने की? अभी 9th क्लियर की है। मैं मानती हूँ इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, 10th में अभी भी इसे मेहनत की ज़रूरत है। 1 साल तो है, इसे तुमसे सिफारिश करवाने के बजाय पढ़ाई पर फोकस करे। हसाम अपनी वालदा की बात से भी मुत्तफिक था। इसके मोबाइल पर आती हुई कॉल रिसीव की, वो इनसे एक्सक्यूज़ किए वहाँ से उठकर बाहर निकल गया। मामा सब टीवी देखते हैं, मुझे भी देखना है। जब छोटी थी तो बस आपके रूम में कार्टून देखती थी, अब वो भी नहीं देखती। वो खफगी से मुंह फुलाकर बोली। इधर आओ हीर। वो अपनी मामा के बुलाने पर उनके पास जाकर बैठी और उनके शाने से लगी। सॉरी मॉम, वो कान पकड़कर इंतहाई मासूमियत से बोली। वो किस लिए? मुझे जिद नहीं करनी चाहिए ना, आप मेरे भले के लिए ही कह रही होंगी। माई स्वीट डॉल। वो इसकी पेशानी का बोसा लेकर इसे अपने साथ लगा गई। मेरी बेटी बहुत मासूम और सादा है। अपनी बेटी की सादगी और मासूमियत कभी भी खोने नहीं दूंगी मैं। घर में सिर्फ एक ही टीवी था, जो सिर्फ शहरयार और यमुना के रूम में था। मम्मा, आपको पता है, आज मैंने फिर से शेरजमान भाई को देखा। रोड पर वो किसी को मार रहे थे। वो खौफजदा नज़रों से इन्हें देखकर बता रही थी जैसे अभी भी वो मंजर इसकी आंखों के सामने हो। जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक, माशाल्लाह। बिला इख्तियारी जोनाश के मुंह से निकला। आज तो मैं अपने बेटे की नज़र उतारनी पड़ेगी। आप भी मॉम। वंसनी करती किचन में गई और जाकर 7 सुर्ख मिर्चें लाई और शेर जमान पर वार कर वापस किचन में गई और उन्हें जला डाला। ये देखो शहर में तुम्हारे लिए लाई थी, मुझे लेकर दिखाओ कैसी लगेगी तुम पर। जोनाश ने इसके शानों पर शाल फैलाई। मॉम, मैं कर लूँगा। बहुत शुक्रिया है मॉम, लाई हैं तो बहुत अच्छी होगी। इसने जोनाश का हाथ पकड़कर मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। ये वालाना अंदाज इसका सिर्फ अपनी वालदा जोनाश के साथ ही होता था। बाकी दुनिया के लिए वो एक सरफरे इंसान के सिवा और कुछ ना था। भाई चाय लें। जायशा ने चाय का कप शेर जमान के आगे बढ़ाया, जिसे इसने पकड़कर सामने मौजूद टेबल पर रखा और खुद अपना कप लेकर सामने सोफे पर बैठ गई। अभी एक घूंट ही भरा था, जैसे जैसे किसी ने इसके हाथ से चाय का कप उचक लिया हो। जायशा ने मुड़कर देखा तो असाम ने वो कप अपने होंठों से लगाए इसी जगह से घूंट भरा था जहाँ पहले ही जायशा के होंठों का निशान था।
इससे पहले कि वो इसे डांटती, पीछे देखा तो इसके मंगेतर इब्तिसाम और हीर भी थे और इनके पीछे शहरयार और यमुना। अस्सलाम वालेकुम। आयशा ने सर का दुपट्टा दुरुस्त किया और मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम, सब ने मुश्तरका जवाब दिया। इब्तिसाम को सामने खड़ा हल्का सा मुस्कुराते देखकर सायशा शर्मा कर नजरें फेर ली और किचन में भागी, जहाँ बाकी घर की तमाम खवातीन मौजूद थीं। खान हवेली में सब कुछ आज भी पहले जैसा था, बस इतनी सी तब्दीली आई थी कि ये 2 मंजिला इमारत अब 3 मंजिला इमारत में तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ के अफराद जो बढ़ चुके थे। ज़रियार और बरीरा के 2 बच्चे जायशा और जयान थे। जायशा अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और जयान एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस में अच्छे ओहदे पर फाइज था। जैगन और जुनाश के 2 बेटे शेर जमान और शायमन थे। शेर जमान तालीम मुकम्मल किए अब दुबई में मौजूद अपना खुद का बिजनेस संभाल रहा था। पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन ही सबसे मिलने आता या फिर किसी बिजनेस डील के तहत ही रुकता, जैसे आजकल वो पाकिस्तान में था। शायमन अभी तालीम हासिल कर रहा था। जमारे और जिशाल का बेटा जामिन था और 2 जुड़वा बेटियां जन्नत और मन्नत थीं, जो भी कॉलेज में पढ़ रही थीं। शहरयार और यमुना के 3 बच्चे, सबसे बड़ा इब्तिसाम जो अपने वालिद के साथ बिजनेस संभाल रहा था। हसाम पाकिस्तान एयरलाइन में पायलट था और ख़ानदान में सबसे छोटी हीर जो भी 9th क्लास की तालबा थी। इस ख़ानदान के सब मर्द हजरात इतवार के बजाय जुम्मे को छुट्टी करते थे, इसलिए सब घर मौजूद थे। जब सब लाउंज में इकट्ठा हुए तो शहरयार ने बात का आगाज़ किया। ज़रियार, आज हम आपसे इब्तिसाम के रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं। खान साहब ने जो रिश्ता बचपन में तय किया था, मुझे लगता है अब इस रिश्ते को मजबूत बनाने का वक्त आ गया है। जायशा की भी तालीम मुकम्मल हो चुकी है और इब्तिसाम भी अपनी लाइफ में सेट हो चुका है, तो मुझे लगता है अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। शहरयार ने इसके सामने अपने आने की का मुद्दा रखा। शाम का धक धक करता दिल कुछ लम्हे के लिए रुक गया, चेहरे का रंग फक हुआ। आखिर एक न एक दिन तो ये होना ही था और वक्त आन पहुंचा था। दिल चाह सब यहीं रोक दे, मगर जब जायशा की शर्माती ने गाँव में इब्तिसाम का अक्स देखा तो अपने चलते हुए दिल को थपक कर सुलाने की कोशिश की। आप सबका क्या ख्याल है इस बारे में? आप इन शादी कर देनी चाहिए या नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुमसे बात करना चाहता था, अब मुझे लगता है कि सही वक्त आ गया है। ज़रियार ने गोया बात करने की तमहीद बांधी। बरीरा, जरशाल और जुनाश भी इनकी बातों से मुस्तफ़ीद हो रही थी। इसी दौरान जयान भी वहाँ चला आया। आज तो शेर जमान भाई ऐसे लग रहे जैसे किसी उम्दा तरीन गाँव के वडेरे सियासतदान टाइप। हीर ने जयान को जब शेर जमान की तारीफ में रत्बुल लिसान देखा तो शेर की तरफ देखा, जो सफ़ेद कलफ लगे काटन के कड़कड़ाते शलवार कमीज में शानों पर स्याह शाल ओढ़े, सोफे की पुश से टेक लगाए, टांग पर टांग जमाए, पूरे तमतराक से बराजमान थे और अपनी घनी मूंछों को ताव दे रहा था। इसकी नीली आंखों की पुतलियां इसकी तरफ मुतवज्जा थी। हीर ने फौरन से बेशतर अपनी नज़रों का जाविया फेर लिया। शेर जमान की मूंछों तले और नाभि लबों पर मुस्कुराहट पल भर के लिए फैलकर सुखड़ी। गाल की एक तरफ पड़ा डिम्पल से रसी सी झलक दिखलाकर छुप गया। मुझे तो वडेरी की बजाय डाकू लगते हैं। वो पास बैठी हुई मन्नत के कान में सरगोशी नमा आवाज़ में बोली, क्यों ज़ाया होने का इरादा है शेर भाई के हाथों? उन्होंने अपने बारे में तुम्हारे नादिर ख्यालात सुन लिए ना, तो तुम गई समझो। मन्नत की बात सुनकर हीर के रहे सवाए हवास भी खोने लगे। मेरे ख्याल में शेर जमान इस घर का सबसे बड़ा बेटा है, पहले इसकी शादी होनी चाहिए। जेगन ने अपनी राय का इजहार किया। वो तो चाय का घूंट भर रहा था, हल्क में बुरी तरह फंदा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठूँ तो मुझसे इस सिलसिले में बात ना की जाए। अभी 5-6 साल तक मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। वो दो टोक अब अंदाज में गंभीर आवाज़ में बोला। हीर की ग्रेजुएशन कर लेने का इंतजार था इसे। शेर जमान, जेगन की धाड़ गूंजी तो लाउंज में खामोशी छा गई। सभी जेगन के गुस्से से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। बाप बेटा दोनों गुस्से में एक दूसरे बढ़कर एक थे। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। जोनाश ने जेगन के शाने पर हाथ रखकर इसे पुरसकून रहने का इशारा दिया। शेर जमान ने किसी की भी तरफ देखे बिना अपनी शाल का एक कोना दूसरे शाने पर जोर से पटका, फिर वहां से उठा और लम्बे लम्बे ढक बरता बाइलान की तरफ निकल गया। जेगन अपने बेटे की हरकतों पर मुठियां भींच कर रह गया। क्या हो गया भाई, इतनी खामोशी क्यों हो गई है? जमारे ने खामोशी को तोड़ा। शहरयार की आंखों में उलझन दर आई। चलें इब्तिसाम भाई, फिर आपकी शादी की तारीख मुकर्रर होने पर हम सबको ट्रीट दें। जन्नत ने इसे फरमाइश की। जामिन, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरा 9th में A ग्रेड आया तो तुम मुझे ट्रीट दोगे, अपना वादा कब पूरा करोगे? हीर ने इसे भी अपना वादा याद दिलाने की कोशिश की। हीर बेटा, कितनी बार कहूँ, जामिन बड़ा है तुमसे, इसे भाई कहा करो। यमुना ने इसे टोका। अरे रहने दे पूना पप्पू, हम दोस्त हैं और दोस्ती में इतना तो चलता है। जामिन ने यमुना से लापरवाही से कहा। सब बड़े शादी के इंतजामात के हवाले से बातें करने लगे तो यंग पार्टी अपनी बातों में लग गई। और हाँ जी हीर मैडम साहिबा, याद है मुझे, वैसे भी भूल भी गया तो आपको हो ना मुझे याद दिलाने के लिए। जब हीर ने इसकी बात सुनकर दांतों की नुमाइश करना ज़रूरी समझा। तुम दोनों बाद में ट्रीट ट्रीट खेल लेना, पहले तो ताज़ा ताज़ा हाथ आया मुर्गा तो पकड़ो। ज़ियान ने बात का रुख फिर से इब्तिसाम की जानिब किया कि इससे शादी की ट्रीट ली जाए। हाय, जब कोई नाजुक दोशीज़ा हमारी ज़िंदगी में आएगी और इसे देखकर हमें लगेगा कि हम शादीशुदा हो गए हैं तो ट्रीट भी दे देंगे, भला शादी से पहले कैसी ट्रीट? इब्तिसाम ने ड्रामाई अंदाज में हसाम के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा।
शादी के बाद कौन हाथ आता है? ट्रीट तो हमें शादी से पहले ही चाहिए, और वो भी अभी। जामिन ने अपनी टांग उड़ाई। चले ना इब्तिसाम भाई, दे दें ट्रीट। मन्नत ने कहा, अरे अरे जायशा, आप इसे सिफारिश करवाओ तभी दाल गलेगी यहाँ। जामिन ने शरारत से कहा। जायशा ने इसकी बात पर इसे घूर कर देखा। अगर कोई हमारे साथ इस ट्रीट में चलने को तैयार है तो ऐसी एक क्या, ढेरों ढेर ट्रीट कुर्बान। इब्तिसाम ने ठंडी आह भरकर कहा, जबकि असाम का दिल जलकर राख का ढेर हुआ चाहता था। जायशा ऐसे खुल्लम खुल्ला अंदाज पर सटपटाकर नजरें चुरा गई। चलो फिर सब चलते हैं। अज़यान भी अपनी जगह से उठा। मैं भी आऊंगी। हीर जो जामिन के साथ बाहर जाने के लिए खान हवेली से बाहर आई थी, चहक कर बोली, जामिन हम बाइक पर जाएंगे ना? हीर ने पूछा। ओ मासूम बेबी, ट्रक की सवारियां हैं, भला बाइक पर कैसे पूरी आएंगी? हम गाड़ी में जाएंगे। मगर मुझे बाइक पर जाना है। तुम्हें पता है ना मुझे हैवी बाइक पर बैठने का कितना शौक है। हीर जी, जिस दिन मैं आपको ट्रीट दूंगा ना, इस दिन अपनी हैवी बाइक की भी सैर करवाऊंगा। आज सब इकट्ठे गाड़ी में चलें। चलो ठीक है। इस वक्त कहाँ जा रहे हो सब? सबको शाम ढलते इकट्ठा बाहर जाते देखकर शेर जमान ने इस्तफसार किया। शेर जमान के तफ्तीशी अंदाज पर कुछ वक्त के लिए वहाँ खामोशी छा गई। सिचुएशन ही ऐसी थी, उन्हें लगा शेर जमान को अभी गुस्सा आया तो अभी आया। मैं सबको ट्रीट दे रहा हूँ, इब्तिसाम ने संजीदगी से कहा। शेर जमान की नज़रों के इशार में सिर्फ हीर थी जो जामिन की ऊँट में चुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जामिन के इतने करीब से इसे देखकर शेर जमान की कनपट्टी की रगें उभरी। इसे अपनी जब्त की तनाबें टूटती हुई महसूस हो रही थी। जाओ, इसने यकलफ्जी जवाब पर खामोशी से वहाँ मौजूद हर शख्स से कह के उबल पड़े, जबकि शेर जमान हीर को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी सालिम निगल जाएगा। वो इन्हें मना करके इनकी खुशी के रंग में भनक नहीं डालना चाहता था। भाई चले, हम तैयार हैं कब से। हीर ने इब्तिसाम का हाथ पकड़कर मासूमियत से कहा। हाँ जी, मेरी प्यारी सी भूखी न दीदी बहना को मेरे पैसे उड़ाने का मौका जो मिल रहा है। इब्तिसाम बनाकर बोला। जायशा इसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी। हीर ने इसकी बात पर खफगी से मुंह फैलाया। मजाक कर रहा था मेरी डॉल। इब्तिसाम ने अपनी छोटी बहन का फूला मुंह देखकर इसे मनाने की गर्ज से कहा। एक ही शर्त पर मानूंगी, मुझे वापसी पर आइसक्रीम भी खानी है। ओके डन, अब चलो। वो सब आगे बाहर निकल गए। शेर जमान उन्हें जाता हुआ देखने लगा। जामिन, ज़यान और हीर और जन्नत एक गाड़ी में बैठे, जबकि इब्तिसाम, हसाम, जायशा और मन्नत दूसरी गाड़ी में थी। बातों ही बातों में सफ़र कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चला। जायशा को सामने बैठे देखकर इब्तिसाम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आ गई। अहम अहम, इब्तिसाम भाई, आपकी इतलाक के लिए अर्ज़ है कि हम सब भी यहीं हैं। जामिन ने इब्तिसाम के शाने को हिलाते हुए आगाह किया। हाँ हाँ, क्या हुआ? इब्तिसाम, जो जायशा के खूबसूरत चेहरे को यकटक देखने में महव था, अचानक हुई अवतार पर बुखलाकर रह गया। अब भाई, अभी से ही शादी के बाद तो आप दुनिया ही भूल जाएंगे। जामिन ने फिर चुटकुला छोड़ा। जायशा इसकी बात पर पहलू बदल कर रह गई। आप ही रिलैक्स रहें, हम सब आपके साथ हैं, और वैसे भी इब्तिसाम भाई आपके मुस्तकबिल के वो हैं, तो इनसे इतना भी क्या शर्माना। मन्नत ने इसके शाने से अपना शाना मारते हुए हंसकर कहा, तो जायशा ने इसे मसनूई घसीटी को जरूरी से नवाजा। इब्तिसाम जामिन की बात सुनकर हजाला से सर खुजाकर रह गया, जबकि इस्लाम का तो अंदर ही अंदर अंगारों पर लौटते हुए हाल था। इस वक्त इसी असना में वेटर आया तो इब्तिसाम ने सबसे पूछकर ऑर्डर दिया। हसाम मुसलसल जायशा को देखने से इज्तनाब बरत रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार इसकी नज़र जायशा पर पड़ गई तो हौसला टूट जाएगा, जो इतने वक्त से खुद पर जब्त किए कड़े पैरे बिठाते हुए था। जाने का सब्र का पैमाना छलक जाए। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया, सबने खूब एंजॉय किया और वापसी की राह ली। वो ऑफिस में बैठी कोई फाइल रीड कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने फाइल से बगैर सर उठाए दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी थी। इसकी इजाज़त मिलती इसका पीए आहिस्ता से कदम उठाते हुए अंदर दाखिल हुआ, और इस वक्त यहाँ किस तरह से हिम्मत मुजतमा किए आया था ये सब बस इसका दिल ही जानता था। लेकिन इसका अपनी बॉस के ऑफिस में आना इसकी मजबूरी थी। यस, खामोशी में ऐश डर की रोबदार आवाज़ गूंजी। अब वो खामोशी से खड़ा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से बात शुरू करे। अब बोलो भी या यूं ही खामोश खड़े रहने का इरादा है। वो फाइल पर नजरें जमाए बोली। ऐश डर की बात पर वो 2 कदम और आगे बढ़ा था। मैडम, डार कंपनी और खान कंपनी इस वक्त टॉप पर जा रही है। मेरे ख्याल में अगर ये दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएं तो इसके बाद का प्रॉफिट दोनों कंपनियों को भी अच्छे से मिलेगा। इसने झिझकते हुए अपनी बात मुकम्मल की। ऐश डार ने इसकी बात पर सर उठाकर इसे देखा, फिर गहरा सांस हवा में तहलील किया। कुछ देर सोचने के बाद बोली, ठीक है, खान ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के एमडी से मेरी मीटिंग फिक्स करवाऊँ। वो संजीदगी से कहती हुई दोबारा सामने मौजूद फाइल पर मुतवज्जो हुई तो वो बाहर निकल गया। मन्नत, यहाँ क्यों बैठी हो? आज इंग्लिश का लेक्चर भी अटेंड नहीं किया तुमने? वो कॉलेज के पीछे ग्राउंड में अकेली बेंच पर बैठी थी जब जन्नत ने इसके पास आकर पूछा। बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मन्नत ने बहाना बनाया। अब इसको क्या बताती कि वो क्लास क्यों नहीं अटेंड करी? सिर्फ इस लड़की की वजह से मुसलसल नज़रों की तपिश सुबह से महसूस कर रही थी, खुद पर सख्त परेशान थी। इसी के बारे में सोचते हुए इसके पूरे बदन में सनसनाहट सी दौड़ गई और दिल की हालत अजीब सी हो गई। एक अलग सा एहसास जिसको वो समझ नहीं पा रही थी। चलो मन्नत, नेक्स्ट क्लास का वक्त हो गया। जन्नत ने इसका हाथ पकड़ कर इसे उठाना चाहा। नहीं जन्नत, तुम जाओ, मेरा मन नहीं।
जन्नत इसके इनकार पर तासब से सर हिलाते हुए अपनी क्लास में चली गई। मन्नत ग्राउंड में एक साइड पर बनी फूलों की क्यारी की तरफ गुजरने लगी। इसकी नज़र सामने अधकली सुर्ख गुलाबों की कली पर पड़ी। गुलाब के फूलों को देखकर इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी, क्योंकि वो इसके पसंदीदा फूल थे। वो अपना बैग एक तरफ रखकर इनकी तरफ बढ़ी। वो आहिस्ता से कदम उठाती इन खूबसूरत से फूलों की तरफ बढ़ी। वो इनके करीब ही बैठकर बहुत प्यार से उन्हें देख रही थी। ध्यान से लग ना जाए, इसने जैसे इन फूलों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो अपने पीछे अनजान आवाज़ सुनकर इसने गर्दन मोड़कर देखा। वो इसी लड़के को अपने करीब देखकर खौफजदा हुई थी, जिसने इसे सुबह से अपनी नज़रों के इसार में लिया हुआ था। वो इसकी बात पर नज़रअंदाज करती एक फूल को तोड़ने लगी थी जब एक कांटा बहुत ज़ोर से इसके हाथ में चुभा। इसकी उंगली पर खून की बूंद चमकने लगी। लग गया ना, मैंने कहा भी था कि ध्यान से दिखाओ मुझे। इस लड़के ने मन्नत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए हर दर्जा अपनायत से कहा। इसकी इस हरकत और हिम्मत पर मन्नत अपनी जगह सुन खड़ी रह गई। ये क्या कर रहे हो, पागल हो क्या आप? हाथ छोड़ो मेरा। और वह अपना हाथ काबू में करते हुए बोली। उसने इसकी गिरफ्त से अपना हाथ आज़ाद करवाना चाहा, मगर मुकाबिल की पकड़ मजबूत थी। अपना ख्याल रखा करो मेरे लिए, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। इसके लहजे में एक जुनून था, शिद्दत थी। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। जबकि इसके लहजे से खौफजदा होती हुई वो इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि इसके अल्फाज पर गौर ही नहीं कर पाई थी। वह लड़का कुछ देर तो इसका हाथ थामे खड़ा रहा, इसको देख डर से कांपता हुआ देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर इसका हाथ अपनी पकड़ से आज़ाद किया। इसके हाथ छोड़ने पर मन्नत अपनी बुक उठाकर वहाँ से भागती चली गई थी। इसने एक बार भी पलट कर देखने की कोशिश नहीं की थी। अगर वो देख लेती तो इसके चेहरे पर आई पुरस्कार मुस्कुराहट देखकर इसके खौफ में मजीद इजाफा हो जाता, जबकि वो इसको दूर जाता देख रहा था। भाग लो जहाँ तक भाग सकते हो, हाँ, मगर याद रखना एक दिन तुम्हें उड़ा कर ले जाऊंगा। क्या हुआ, आप इस तरह से खामोश क्यों बैठे हैं? कोई परेशानी है आपको? जुनाश जब से रूम में आई थी तब से जैगन को एक ही पोजीशन बैठा देख रही थी। तो जब इससे बर्दाश्त ना हुआ तो जैगन को मुखातिब किए पूछने लगी। जुनाश की आवाज़ पर जैगन ने सर उठाकर देखा, जो आंखों में सवाल लिए इनकी तरफ देख रही थी। कुछ नहीं, बस आजकल कंपनी में काम ज़्यादा है तो बस इसी की वजह से थकान सी महसूस हो रही थी। वो इसे जवाब देकर अपने पास आने का इशारा करने लगा। अगर थकान होगी भी तो आपके पास आने से सारी थकान का असर ज़ायल हो जाएगा। वो इसे अपने आसार में लेती मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। बताएं ना क्या बात है, या फिर आप मुझे बताकर परेशान नहीं करना चाहते? वो जैगन की तरफ जांचती नज़रों से देखकर बोली। इसको ऐसा लग रहा था कि जैगन इससे कुछ छुपा रहा है। मैं शेर जमान को लेकर परेशान हूँ, बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, इसके लिए ये सब ठीक नहीं। जैगन के लहजे में अपने बड़े बेटे के लिए फिक्र तफ्तीश भरी हुई थी। हो जाएगा ठीक, आप भी तो इस उम्र में ऐसे ही थे। उस जनाश ने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाए कहा। शायमन तो स्टडीज़ के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया हुआ है, इसे लेकर मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ पर गया है। इस जैसे तहम्मुल मिजाज है, मगर शेर जमान को लेकर परेशान हूँ। मैंने सोचा था इसकी शादी करवा दूँ, ताकि इसकी ज़िंदगी में भी तुम जैसी कोई हसीन परी आ जाए, और वो भी हमेशा खुश रहे मेरी तरह। वो तनाश की थोड़ी उनको अपनी पुरों से छूकर बोला। आप थकते नहीं मेरी तारीफ करके, अब तो इस चेहरे पर झुर्रियाँ नुमायाँ होने लगी हैं। वो अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। हमारी नज़र से देखें, ये चेहरा आज भी वैसे ही शादाब है जब पहली बार आपको देखा था, बिल्कुल वैसे ही। आप भी ना। वो शर्माते हुए इसके इशारे से अपना सर टिका गए। हेलो फ्रेंड, कैसी हो? जामिन ने स्कूल के गेट से बाहर निकलते हुए हीर से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जामिन, आप यहाँ इस वक्त? हीर ने नासमझी से पूछा। अरे यार, आज फ्री था, सोचा कि तुम्हारी पेंडिंग ट्रीट दे दूँ और साथ साथ बाइक की सैर भी करवा दूँ। वाह, कितना मज़ा आएगा। वो खुशी से चहक कर बोली। मैंने पप्पू को फ़ोन करके बता दिया कि मैं तुम्हें स्कूल से अपने साथ लेके जा रहा हूँ, फिर वापस घर भी छोड़ दूँगा। जामिन, आप वाकई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो क्या है ना, कभी गरूर नहीं किया। और फर्जी खाला रुचका कर बोला। चलें? जामिन ने बाइक पर बैठकर इससे पूछा। चलें जल्दी से। वो चलकर बाइक पर बैठते हुए बोली। दोनों स्कूल से नज़दीक एक शानदार कैफ़े में आए। क्या खाओगी? जो भी यहाँ मिलता है सब कुछ। अपनी सेहत देखो और अपनी फरमाइशें देखो। वो इसके दुबले पतले सरापे पर चोट के बोला। आप खिला रहे हैं या नहीं? वो गुस्से से बोली। कर लो ऑर्डर जो करना है। मेरी माँ जामिन, में आपकी माँ कब से हो गई? ओहो, मजाक किया है। तुम भी ना। खुदा किसी अक्लमंद को दुश्मन दे दे, मगर बेवकूफ़ दोस्त कभी ना दे, इसने जल कर कहा। मगर हीर को इसकी बातें अपने सर के ऊपर से गुजरती हुई महसूस हुई। इन बेचारी की शोर तो अल्लाह ही हाफिज होने वाला है, इसने मुस्कुराकर दिल में सोचा, फिर सामने रखा मेन्यू कार्ड पढ़ने लगा। शेर जमान, जो दुबई से एक बिजनेस डील के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था, वो भी इसी कैफ़े में मौजूद था, हीर और जामिन के वहाँ आने से पहले ही। उमर आफंदी की नज़र स्कूल यूनिफॉर्म में मुलविस मासूम हसीन लड़की पर पड़ी तो पलटना भूल गई। वो अनछुई ब्यूटी वे दो ब्रिटिश कंपनी के साथ डील डन। उमर आफंदी ने इसे कोई दूर टेबल पर मौजूद लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। शेर जमान ने इसके ताक़ुब में नज़रें उठाकर देखा तो नीली आंखों से वहशत टपकने लगी, जहाँ हीर और जामिन एक टेबल पर मौजूद थे। उमर आफंदी इसके चेहरे पर आए पथरीले तासरात देखकर खपासत से हंसा। इसकी करब ज़दा करा निकली। शेर जमान ने सीधे हाथ से इसके मुंह पर एक ज़ोरदार पंच मारा। इसकी उंगली में शेर वाली उंगली थी जो उसके मुंह को चीर गई। शेरों को तुम जैसे कुत्तों की भीख नहीं चाहिए। वो अपनी जगह से उठकर घबराया। जामिन और हीर ने जब इसे इस कैफ़े में देखा तो हैरत अंगेज़ नज़रों से इससे फिर एक दूसरे को देखने लगे। हीर ने अपने इस कज़न को देखा, जो हमेशा ही ऐसे ओल जुलूल हुलिये में रहता था।
जीन्स पर हुडी पहने, क्लाइम में रंग बिरंगे बैंड्स पहने, स्याह स्ट्रेट बाल शाने तक आए थे। हाथ में ज़्यादातर गन मौजूद रहती, नीली आंखों में मौजूद हमेशा सड़कपन और वहशत दिखाई देती। गर्दन पर गुर्राते हुए शेर का टैटू दिखाई देता। वो बिजनेसमैन कम और गुंडा ज़्यादा दिखाई दे रहा था। मेरे बगैर अब ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर दिखाओ, उमर अफंदी की धमकी अवेज अंदाज में बोला। और तुम जैसे को तो मैं अपने घर में मुलाजिम की नौकरी भी ना दूँ, और तुम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, यू बास्टर्ड। शेरजमान ने गन निकालकर इसकी नाल जामिन और हीर की तरफ करते हुए ने यहाँ से बाहर निकल जाने का इशारा किया। 2 मिनट के अंदर दफान हो जा मेरी नज़रों के सामने से, नहीं तो धो डालूंगा। शेरजमान हकारत भरी नजरों से अपने सामने कुर्सी पर बैठे उमर अफंदी को देखकर बोला। हीर और जामिन एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर वहाँ से बाहर निकल गए। शेर का शिकार कुत्ते नहीं कर सकते, जितना चाहे जोर लगा लें। अब गन का रुख उमर की गनपट्टी की जानिब था। तेरी क्या बहन लगती थी साले, जो तुझे इतना चुभा। वो अपनी जगह से उठकर तनफ़्फ़ुर आवाज़ में बोला। कैफ़े में मौजूद लोग अब इनकी गुफ्तगू से फैज़याब हो रहे थे। कहकों ने जल्दी पर तेल का काम किया। शेर ज़मान ने इश्ताल अंगेज़ी में हाथ के एक झटके से टेबल पर मौजूद लैपटॉप, कॉफ़ी और स्नैक्स मौजूद पलटे, सास और कोल्ड ड्रिंक से भरी टेबल उमर अफंदी पर उलट दी। वहाँ सारे मौजूद लोग अपनी अपनी टेबल और कुर्सियाँ खाली करके दीवार के साथ लग गए। शेर ज़मान के बॉडी गार्ड जो उसके हुक्म के तहत कैफ़े के बाहर मौजूद थे, इसे गुस्से में आता देखकर अंदर आए। शेर ज़मान ने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रुकने का कहा और मुड़कर तनफ़्फ़ुर ज़दा नज़रों से उमर अफंदी को देखा। जब तुझे जलील जैसे मर्द नामर्द बन जाएगा तो फिर दुनिया की हर लड़की की को बहन की नज़रों से देखेगा। इसकी वहशत ज़दा आवाज़ से वहाँ मौजूद सब लोग सहम कर रह गए। शेर ज़मान ने सामने खड़े हुए उमर अफंदी की हसास जगह पर अपने जॉगर्स वाले पाँव से इतनी ज़ोर से किक मारी कि उमर अफंदी वहाँ पर हाथ रखकर दर्द से बिलबिलाते हुए उछलकर फर्श पर दूर जा गिरा। शेर का एक ही वार काफ़ी है तुझ जैसे कुत्तों के लिए। इसकी गंभीर आवाज़ ने माहौल में छाई हुई खामोशी को तोड़ा। फिर अपने सिल्की बालों को झटका देकर पीछे करते हुए कैफ़े के मैनेजर की फ्रंट पॉकेट में चेक डालकर लंबे लंबे ढक भरता हुआ बाहर निकल गया। मैनेजर की हालत भी ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। इसके जाते ही सब लोगों के रुके हुए सांस बहाल हुए। आज मन्नत अकेली ही कॉलेज आई थी, क्योंकि जन्नत को कल रात से बुखार था। सामने इस लड़की को देखकर वो हैरान और परेशान रह गई। ये आपके लिए, इसमें से सारे कांटे निकाल दिए, आपको पसंद है ना, इसलिए मेरी तरफ से। वो मन्नत की हैरतज़दा शक्ल देखते हुए बोला और फूलों को बुके इसकी तरफ बढ़ाया। मन्नत ने ना चाहते हुए भी घबराकर इधर उधर देखते हुए इस लड़के के हाथ से बुके लिया। मान कहीं बाकी सब स्टूडेंट्स इन्हें देख कर कोई बातें ना बनाए। अपनी बेइज्जती के डर से वो जल्द अज जल्द वहाँ से निकल जाना चाहती थी। वो फूलों के बुके को वहीं करीबी बेंच के पीछे फेंक कर अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। फूल इसे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। वो भी ताज़ा गुलाब की खुशबुओं को अपने नथनों के जरिए अंदर उतारना चाहती थी, मगर वो कर नहीं पाई। क्या हुआ बरीरा, क्यों रो रही हो? वो कमरे की खिड़की के पट पर सर टिकाए रोने में मसरूफ थी जब इसे जरियार की आवाज़ आई। बरीरा ने हैरत से मुड़कर पीछे देखा। वो बेड पर बैठा इसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। जरियार, लबों ने बेआवाज़ जंबिश की। जी जाने जरियार, इधर आए मेरे पास, प्यार से कहते इसने अपना हाथ आगे किया। बरीरा ने इसे देखा और धीरे धीरे चलते हुए इसके पास आई। पास पहुंचकर वह इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा तो जरियार ने इसका हाथ मजबूती से पकड़कर अपने लबों से लगाया और दूसरे हाथ से इसके आंसू पूंछे। जो तुम्हारे दिल की हालत है इस वक्त, मेरी भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जितनी तुम्हारी बेटी है जायशा, इतनी ही मेरी भी बेटी है। इसके दूर होने का सोचकर मेरा भी वही हाल है जो तुम्हारा है, मगर बेटियों को आखिरकार अपने घर जाना ही होता है। हिम्मत करो, हमें जायशा को भी संभालना है। और जायशा कौन सा दूसरे मुल्क जा रही है ब्याह के बाद, यही हमारे करीब ही तो है। जब जी चाह अपनी बेटी से मिलकर आएंगे या इसे अपने पास बुलवा लेंगे। जरियार ने इसे तसल्ली दी। ज़रियार ने इसे तसल्ली आमेज़ नज़रों से देखकर कहा। बरीरा ने अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए ज़रियार के साथ लगी, क्योंकि इसे भी तो इसके सहारे की ज़रूरत थी इस वक्त। जायशा बेटा, तुमने निकाह का जोड़ा खरीद लिया है? जी पप्पू, कल ही मम्मा के साथ जाकर खरीदारी की थी। जायशा ने यमुना को बताया। कौन से कलर का लिया है? मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ कि रिसेप्शन के जोड़े का रंग ज़रा मुख्तलिफ हो, ये ना हो कि दोनों एक ही रंग की ड्रेस हो जाए। मैंने रेड कलर का ड्रेस लिया है। इब्तिसाम को रेड कलर पसंद है, उन्होंने ही कहा था, वो धीमी आवाज़ में बोली। यमुना इसकी बात सुनकर मुस्कुराई। चलो ठीक है, अच्छा किया। रिसेप्शन का ड्रेस बताओ किस कलर का लूँ? वो जो आपको पसंद हो वही ले लें, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो मेरे साथ चलना, फिर ले लेंगे। जी ठीक है, जैसा आप कहें, इसने ताबेदारी से कहा। अचानक आने वाली कॉल पर यमुना ने अपने मोबाइल से कॉल रिसीव की। मैडम जी, मेरी वैन ख़राब हो गई है, आज मैं हीर बिटिया को स्कूल से लेने नहीं जा पाऊँगा। आपने वक्त देखा है तो अब तो हीर की छुट्टी को होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, या आप मुझे पहले भी कॉल करके बता सकते थे। माफ़ कीजिएगा मैडम जी। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। यमुना ने शहरियार को कॉल मिलाई तो उसका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। ऑफिस में कॉल की तो पता चला कि शहरियार और इब्तिसाम मीटिंग रूम में है। उफ, अब क्या करूँ, हिसाम भी इस्लामाबाद की फ़्लाइट पर गया हुआ है, पप्पू ड्राइवर भी घर नहीं है, वो जरशाल चची और जनाश चची के साथ मार्केट गया हुआ है। आप ऐसा करें, जामिन को कॉल करें, वो हीर को स्कूल से पिक कर लेगा। हेलो जामिन, कहाँ हो? फूफा, मैं कुछ दोस्तों के साथ आउट ऑफ सिटी हूँ, फिशिंग करने आया हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जायशा, जामिन भी नहीं जा सकता। शेर भाई,
वो जो दुबई वापस जाने के लिए तैयार हुए नीचे उतर रहा था, जायशा के पुकारने पर इस तरफ आया। भाई, वो दरअसल हीर को स्कूल से लाना है, आप ले आएंगे? जायशा ने डरते हुए कहा। ओके, इसने सादा से अल्फाज में कहा और बाहर निकल गया। हीर, तुम्हारे घर से अभी तक कोई भी नहीं आया, इसकी सहेलियों में से एक ने कहा। अभी भाई आ जाएंगे, इसने लापरवाही से कहा और रोड पर इधर उधर देखने लगी। वो देखो गोलगप्पे। सामने ही गोलगप्पे वाला ठेला देखकर हीर के मुंह में पानी आया। आओ गोलगप्पे खाएं, इसकी दोस्त ने इसे ललचाई नजरों से गोलगप्पे के ठेले को देखते हुए पेशकश की। दिल तो मेरा बहुत है, और सच बताऊं, उन्हें दूर से देखकर मुंह में पानी भी आ रहा है, मगर खा नहीं सकती। वो क्यों भला? इनमें से एक ने हीर से पूछा। मम्मा नाराज हो जाएंगी अगर गला खराब हो गया तो। अभी वो बात मुकम्मल कर ही रही थी कि इसके करीब टायर्स की चरचराने की आवाज़ सुनाई दी। हीर बदक कर पीछे हुई। ब्लैक चमचमाती प्राडो में से शेर जमान को निकलते देखकर हीर का खून खुश्क हो गया। आओ हीर, इसकी गंभीर आवाज़ सुनकर हीर की गले की गिल्टी उभर कर मासूम हुई। वो अपने गॉगल्स लगाए गाड़ी के पास पूरी जाओ जलाल से खड़ा था। व्हाट अ पर्सनैलिटी! हीर की दोस्तों में से एक ने शेर जमान को देखकर हल्की आवाज़ में कहा। सो हैंडसम। दूसरी ने को खींचते हुए शेर जमान की तारीफ की। यार हीर, वो हैंडसम मैन तेरा क्या लगता है? तूने कभी बताया नहीं हमें, दूसरी ने शिकवा किया। हीर सुन कहाँ रही थी इनकी बातें। इसके औसान तो शेर जमान को सामने देखकर पहले ही खता हो चुके थे। शेर जमान ने इसे अपनी जगह पर ही जमे हुए देखा तो अपनी गर्दन को टेढ़ा किए इसे अंदर बैठने का इशारा किया और फ्रंट डोर ओपन किया इसके बैठने के लिए। जाओ हीर, इसकी एक दोस्त ने इसे थोड़ा सा धक्का दिया तो वो मुर्दा कदमों से चलते हुए गाड़ी तक आई और अंदर बैठी। शेर जमान ने दरवाज़ा बंद किया और फिर वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। हीर विंडो के साथ चिपके हुए बाइक की तरफ देख रही थी। गाड़ी में शेर जमान की मखसूस क्लोन की महक फैली हुई थी, जो इसकी मन्नतों से टकराकर इसके हवास मुतमल कर रही थी। इस गंभीर खामोशी में शेर जमान को इससे ज़ोर ज़ोर से धड़कते दिल की आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। कैसी हो? इस सन्नाटे को शेर जमान की आवाज़ ने तोड़ा। जज जी ठीक हूँ। बमुश्किल इसके हलक से ये अल्फाज बरामद हुए। हीर ने कहा। घर जाने वाले रास्ते की बजाय किसी और रास्ते पर गाड़ी को जाता हुआ देखा तो खौफजदा नज़रों से शेर जमान को देखा, मगर इससे पूछने की हिम्मत तक नहीं थी। वो खुद ही एक शानदार माल के सामने गाड़ी रोक चुका था। गाड़ी को बाहर से लॉक किए अंदर गया। हीर सहमी हुई चिड़िया के मानंद वहीं जामिन बैठी रही। पूरे 5 मिनट बाद इसकी वापसी हुई। वो शॉपिंग बैग पिछली सीट पर रखकर वापस अपनी जगह बैठा। सारा रास्ता खामोशी से कट गया। शेर जमान गाय बगाए हीर पर नजर डालता रहा, मगर फिर वक्त खामोश रहने का नहीं सोचा, क्योंकि अभी वो हीर के कच्चे जहन में कुछ भी डालना नहीं चाहता था। खान हवेली आते ही हीर दरवाज़ा खोलकर ऐसे बाहर भागी जैसे परिंदा पिंजरे से निकलकर। शेर जमान ने से यूं भागता हुआ देखा तो तासिफ से सर हिलाया और बैग उठाकर अंदर आया। थैंक यू बेटा, यमुना ने इसे तशक्कुराना अंदाज में कहा। इट्स ओके, ये हीर के लिए इसके एक ग्रेड हासिल करने का गिफ्ट मेरी तरफ से। अगर हीर को अच्छा लगे तो ये ड्रेस वो इब्तिसाम की शादी पर पहने तो मुझे अच्छा लगेगा। शेर जमान इसके लिए अगर कुछ लिया था तो इसे छुप कर देना गंवारा क्या, बल्कि डंके की चोट पर सबके सामने ऐसे दे रहा था कि हीर वो गिफ्ट वसूल भी कर ले और इस्तेमाल भी लाए। यमुना और साइशा ने चंबे से एक दूसरे को देखा। कहाँ रूखा पीका सा शेर जमान और कहाँ ये अचानक गिफ्ट। मगर कुछ देर में वो ये सोच सकी थी कि शेर जमान जैसा भी है दिल का बुरा नहीं। पसंद क्यों नहीं आएगा हीर को? भाई ज़रूर पहनेगी हीर ये ड्रेस शादी में, आखिर पहली बार इसके बड़े भाई ने इसको कोई गिफ्ट दिया है। हीर पास बैठी परेशानी से सर झुकाए हुए नाखून चुभा रही थी। यमुना की बात सुनकर शेर जमान के नॉर्मल तासुरात पल भर में स्पॉट हुए। ऐसा लगा कोई जैसे कड़वा बादाम चबा लिया हो। वो अपना बैग लिए बाहर की तरफ निकल गया। आ गए लाड साहब। यस बाबा, कितनी दफ़ा कहूँ मुझे बाबा मत किया कहा करो। जी भैया, ये कोई बूढ़े थोड़ी ना लगते हैं, आपसे बस 4-5 साल ही बड़े लगते हैं। जैसे हम इन्हें पॉप्स कहते हैं वैसे ही आप भी कहा करें। मन्नत उठलाकर बोली। क्यों पॉप्स? ठीक कहा ना मैंने? कह तो तुम ठीक रही हो, मगर पहले मुझे इसने खट्टू आवारा से पूछ लेने दो कि सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने के अलावा और कोई काम है भी कि नहीं। अरे बाबा, जो कुछ नहीं करते असल में वही सब कुछ करते हैं। तुम्हारी ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। हाँ, कितनी बार कहा है कि जैगन भाई या जरियार भाई के साथ बिजनेस संभालने को, मगर अब की तो अय्याशियाँ ही नहीं ख़त्म होती। अरे मेरे बाबा, खान साहब इस दारुफ़ानी से कूच करने से पहले अपने इस पोते के लिए बहुत सा पैसा छोड़ गए हैं। मैं सारी उम्र काम ना भी करूं तो आराम से बैठकर खा सकता हूँ, और वैसे भी इस घर के सारे मर्द काम करते हैं। एक मुझ जैसा मासूम बच्चा नहीं भी करेगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। जामिन, अपनी हरकतें सुधार को, वरना मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगे। चले बाबा, आपको मैं इस सिलसिले में एक मुफ्त मशवरा देता हूँ। सब अफराद जो लॉ में मौजूद थे इसकी बात मुनमिक अंदाज में सुनने लगे। आप ना मेरी शादी कर दे। मैंने अक्सर बड़ों से ये कहते सुना है कि शादी के बाद जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो वो खुद ब खुद सुधर जाते हैं। तो फिर क्या ख्याल है आपका इस बारे में? इसकी बात सुनकर सबके कह के छूटे। ज़माने, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। ज़रियान ने कहा। वो कैसे? कोई भी मुझे कुछ बताए। सामिर ने पुरशौक अंदाज में कहा। जनाब अपनी दुल्हन की रुखसती करवाने अकेले ही पहुंच गए थे। जैगन ने मुस्कुराकर बताया। ज़मारे बच्चों के सामने थोड़ा हजल से हुआ। मेरे बेटे को कोई भी कुछ मत कहे, ये मेरा शहजादा बेटा। जरशाल ने जामिन को अपने पास बुलाया तो वह जरशाल के साथ लिपट कर जन्नत और मन्नत को अंगूठा नीचे किए चढ़ाने लगा। मम्मा मेरी हैं, हमारे पास हमारे पॉप्स हैं जो बहुत कूल हैं। जन्नत और मन्नत दोनों को ज़मारे की तरफ में बैठी थी। दोनों अपने बाबा के शाने से लगी।
हमारे प्यार भरी नज़रों से अपनी दोनों बेटियों को देखा और दिल में अपनी जान से प्यारी बेटियों के नेक मुकद्दर की दुआ करने लगा। मगर शायद कुछ दुआएं ज़मीन से आसमान का सफ़र तय करने में कुछ वक्त लगा देती हैं। शादी की तैयारियों में दिन कैसे गुजरे कि कुछ पता ही नहीं चला। जामिन आज मेहंदी की रस्म के लिए कोई सामान लेकर अपनी हैवी बाइक पर सवार फुल स्पीड से घर वापस जा रहा था। ऐश स्टार जो एक अहम मीटिंग के लिए तैयार होकर आई थी, गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली ही थी कि कोई तेज़ रफ्तार बाइक इसके पास से गुजरी। कल रात शहर में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सड़क पर पानी अभी तक जमा था। तेज़ रफ्तार हैवी बाइक के करीब से गुजरने पर गंदे पानी के छींटे उड़कर ऐश स्टार की कीमती ड्रेस पैंट कोट को का नक्शा बिगाड़ गए। वो अपने अंदर उबलते हुए लावे से झटपटा कर रह गई। कल तक ये 2 कौड़ी का लड़का मुझे अपने फार्म हाउस में चाहिए। इसके ज़हर खान लहजे में अज़दू की तरह किसी फनकार थी। वो अपने गार्ड से मुखातिब थी, जो मंदब अंदाज में सर झुकाए हुए खड़े थे, जिन्होंने इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला ताकि इनकी मैडम बाहर आ सके। ये भी जानता नहीं किस पर कीचड़ उछाला है इसने। मरते दम तक नहीं भूलेगा एशटार का नाम। मीटिंग इज़ कैंसल। इसकी बुरी आंखों में शोलों की सी लपक थी, जो मुकाबिल को जलाकर भस्म कर देने वाली थी। गाड़ी में बैठकर वो इसका दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर गई। आज मेहंदी थी। हर तरफ गहमा गहमी थी, कहके थे, सारी हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। ज़रियार, जैगन और जमारे तीनों मेहमानों के साथ मसरूफ़ थे। खान हाउस में आज रौनकें ही रौनकें थीं। हर तरफ खुशियों की बहार और रंगों बू का सैलाब उमड़ आया था। शहरयार और यमुना अपनी पूरी फैमिली के साथ खान हाउस में दाखिल हुए तो खान हवेली ने उन तमाम लोगों ने इनका वालहाना इस्तकबाल किया। इब्तिसाम की नज़र में आज सरशारी की झलक नुमायाँ थी, क्योंकि इसने जिससे चाहा था इसे आसानी से पाने जा रहा था। सब लड़कियों ने जर्द और मुख्तलिफ इम्तिजाज की खूबसूरत ड्रेस पहने हुए थे। बाकी सब लड़कों ने वाइट कुर्ता शलवार पर सब और जर्द रंग की चीज़ें गले में डाली हुई थी। जन्नत ने एक जर्द और आतिशी गुलाबी कलर का लहंगा पहना था, जबकि मन्नत ने जर्द और ग्रीन, हीर ने येलो प्लम कलर का, जायशा ने जर्द रंग का फिराक और चूड़ीदार पजामा जेबतन किया था, जिसके पर गोटे किनारी का दीदा जेब काम किया था। कुदरती फूलों के जेवर में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। क्योंकि आज का फंक्शन इकट्ठे खाना हवेली में ही होना था करार पाया था, इसलिए सब वहाँ मौजूद थे, सिवाय शेर जमान के। इसने कहा कि रोज़ आने का वादा किया था। लड़के लॉन में बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि अचानक ज़ियान ने असाम को मुखातिब किया। और भाई असाम साहब कहाँ गायब होते रहते हो आजकल? दिखाई ही नहीं देते, क्या चक्कर है आखिर? ज़ियान ने कुछ मशकूक लहजे में शरारत से पूछा। कहीं नहीं यार, बस आजकल काम थोड़ा बढ़ गया तो मसरूफ़ था। असाम ने एक नज़र सबको देखते हुए मुख्तसर जवाब दिया। दिल तो नहीं था इस फंक्शन में आने का, मगर इसके भाई की मेहंदी में वो वही गायब होता तो लोग न जाने क्या सोचते, और किसी को भी बात करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। मेरे बारे में तो पूछ लिया, अपना भी बताओ, तुम कहाँ गायब रहने लगे हो आजकल? असाम ने इसका सवाल इसी को लुटाया तो मुस्कुरा उठा। ऐसे कौन से काम हैं जो अब तक तुम भी दिखाई नहीं देते? असाम ने शिकवा किया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल कुछ दिनों से मीटिंग वगैरह ज़्यादा थी और शहर के हालात बहुत ख़राब हैं। अब तुम्हें क्या बताऊँ क्या क्या हो रहा है शहर में। जयान ने इसका शिकवा दूर करते हुए सब तफसील बताई। अरे इब्तिसाम भाई की तो सुनी गई, अब आपका इरादा क्या है असाम जी? जामिन ने इनकी बातों में अपना टुकड़ा लगाया। मेरा तो अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। असाम ने पंजे छुड़वाए। आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? जामिन ने शरारत से पूछा। तोबा तोबा, मैं इन खराफात में नहीं पड़ता, जयान ने बेजारी से कहा। जामिन, मोहब्बत पर किसी का बस नहीं चलता, ये वो आसमानी तोहफा है जो जाने कब कहाँ मुकद्दर मिल जाए। मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो शख्स खुदा ने आपकी मुकद्दर में लिख दिया गया हो, इस दुनिया की कोई भी दूसरी ताकत आपसे छीन नहीं सकती, और वो आपका होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे असाम भाई, आपने तो बहुत गहरी बात कर दी। लगता है आप पर मोहब्बत का जज्बा अपना जादू चला चुका है। मैं बस कुछ ऐसा ही समझ लो, मगर एक बात है, अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना इतना आसान नहीं होता। मैंने सब्र करना सीख लिया है, क्या पता अल्लाह ताला को मेरा ये सब्र पसंद आ जाए। बहुत दर्द होता है बर्दाश्त करने में, इतना दर्द होता है कि ऐसे लगता है कि मैं कभी अगली सांस भी नहीं ले पाऊंगा अगर वो मुझसे दूर हुई तो। हसाम जो अंदर से बुरी तरह टूट चुका था, जामिन की बात पर बेध्यानी में सब कह गया। सबकी हैरान नजरें खुद पर महसूस करके इसे एकदम से अपनी गलती का एहसास हो तो वो खामोश हो गया। तभी मेहंदी की रस्म का शोर उठा तो बात अधूरी रह गई। हसाम ने सुकून का सांस लिया। इब्तिसाम भाई, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, इब्तिसाम फौरन पलटा। मन्नत जो अभी अभी अपने दोनों हाथों को मेहंदी के डिज़ाइन से भरवा कर आई थी, इब्तिसाम को ये बताने के इसे रस्म के लिए स्टेज पर बुला रहे हैं, इसके अचानक मुड़ जाने पर मन्नत के दोनों मेहंदी वाले हाथ इसके सफ़ेद कुर्ते को दागदार कर गए। ओ सॉरी भाई, वो दो कदम पीछे हटी और शर्मिंदगी से बोली। सॉरी की बच्ची, अंधी हो क्या? मेरा सारा कुर्ता ख़राब कर दिया। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आंखें क्या बंद रखने के लिए दी हैं? कभी इनका इस्तेमाल भी कर लिया करो। अब रस्म में क्या ऐसे कपड़े पहन कर जाऊंगा? इसने गुस्से में आते हुए मन्नत को बेनकद सुना डाली। मन्नत की आंखों में अपनी बेइज्जती के बायस आंसू भर गए। जिस शादी के चक्कर में आपने मुझे इतना डांटा है, अल्लाह करे आपकी शादी ही ना हो। मन्नत ने वक्ती गुस्से से इसे वॉशरूम की तरफ जाते देखा, पीछे से बद्दुआ दे डाली। इसलिए तो कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए, जाने कब और कौन सी दुआ कबूल हो जाए।
आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब वो अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के नाम करने जा रही थी। आज इसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। पार्लर जाने से पहले वो अपने कमरे में बैठी अपने हाथों पर लगी मेहंदी देख रही थी, जिसका रंग बहुत गहरा आया था। सब लड़कियों की तरह वो भी खुश थी, मगर फिर भी दिल में हज़ार वसवसे थे कि न जाने आने वाला वक्त कैसा होगा। इसने खुद को हमेशा अपने आप को ढांप कर रखा था, कभी सर से दुपट्टा उतरने नहीं दिया था, अपने महरम के लिए छुपा के रखा था खुद को। बचपन से इसके दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि इब्तिसाम इसका हमसफ़र होगा। बस यही इस रिश्ते को लेकर शुरू से इसके दिल में इब्तिसाम के लिए इज़्ज़त व एहतराम के साथ-साथ पसंदीदगी भी बेदार हो चुकी थी। जब ज़रियार और बरीरा इसके कमरे में दाखिल हुई, उदासी इन दोनों के चेहरे से झलक रही थी, अपनी बेटी की दूरी के सबब। क्या कर रही है हमारी बेटी? ज़रियार ने मोहब्बत भरे अंदाज में इसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ खास नहीं बाबा, बस सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही थी जो पार्लर लेकर जानी है। आप आए ना, बैठे यहाँ। इसने बेड पर ही उन्हें बैठने की जगह दी तो वो उधर ही बैठ गई। बाबा आप रोए हैं? इसने इनका मुंह अपनी तरफ करते हुए पूछा। ज़रियार की आंखें भीगने लगी। बरीरा ने इसके शाने पर हाथ रखा। नहीं, हम दोनों तो बहुत खुश हैं। आज हमारी प्यारी सी बेटी का निकाह है। उन्होंने आंसू को आंखों में रोकना चाहा। बाबा, वो कहते ही ज़रियार से लिपटकर फूट-फूट कर रोने लगी तो खुद भी ज़ब्त नहीं कर पाए। ज़रियार आप भी ना बस करें। ज़ायशा तुम भी दोनों प्लीज़ रोना बंद करें, वरना मैं भी रो दूँगी। मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं कि आप दोनों को रोता हुआ देखूँ। ज़ायशा बच्चे, आप तो हमारी बहादुर बेटी है ना, चले चुप कर जाएँ। उन्होंने खुद से इसे अलग करके इसके आंसू पोंछने चाहे, मगर वो अपने बाबा के सीने में ही सर दिए ना माँ से रहला गईं। मामा मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे अपने पास ही रख लें। ऐसा नहीं कहते, लड़की का असल घर इसके शौहर का घर होता है। आपको अपने घर में खुश देखने का बहुत अरमान है हमें। मुझे उम्मीद है आप मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगी। उन्होंने प्यार से कहा। पापा, आपको कभी भी मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसने पुख्ता लहजे में उन्हें यकीन दिलाया। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाएं, ज़यान आपको पार्लर छोड़ाएगा। उन्होंने सर पर हाथ रखकर प्यार देते हुए कहा। बरीरा ने अपनी बेटी का काल प्यार से थपथपाया, फिर वो दोनों बाहर निकल गईं। मामा, ये ड्रेस बहुत हैवी और देखे ना, पाँव से भी नीचे आ रहा है। हीर की झंझलाई हुई आवाज़ यमुना की समातों से टकराई तो वो जो मुश्किल से अपनी साड़ी सेट कर रही थी, मुड़कर हीर को देखा। हीर बेटा, ये मैक्सी है और मैक्सी ऐसे ही होती है। इसने समझाना चाहा। मामा क्या करूँ अब, मुझे कोफ्त हो रही है ऐसे ज़मीन पर लगते दे हुए देखकर। हीर ऐसा करो, इसके साथ अपनी हील्स पहन लो, फिर ये ज़मीन पर नहीं लगेंगी। मामा, एक तो ये इतनी बड़ी है, ऊपर से हील्स पहन कर मैं गिर ही जाऊंगी। इसने एक और परेशानी बताई। हीर बेटा प्लीज़ पहन लो, जो भी है, मुझे तंग मत करो। एक तो ये असाम अभी तक घर नहीं आया, अगर शहरयार को पता चला तो और नाराज़ हो जाएंगे इससे। क्या करूँ इस लड़के का? वो बड़बड़ाते हुए अपना फूल उठाकर इसे गाल मिलाने लगी। मम्मा, मेरे बाल कौन बनाएगा? हीर, हाल पहुँचने का वक्त हो गया और अभी तक तुमने बाल नहीं बनाए। वह बिगड़ कर बोली। मम्मा, आपको तो पता है आप ही मेरे बाल बनाती हैं, इतने लंबे हैं, इनमें ब्रश करके मेरे हाथ दर्द होने लगते हैं। आप कटवाने भी नहीं देती। इसने मुंह बसुर कर शिकवा किया। ऐसा करो, ब्रश करो और बालों को स्कार्फ से कवर कर लो। अभी हेयर स्टाइल बनाने का वक्त नहीं। 1 मिनट की भी और देरी की तो शहरयार चिल्लाने लगेंगे। तुम्हें पता तो है वे वक्त के कितने पाबंद हैं। यमुना, अब आप भी जाओ बाहर। कौन सी तैयारियां जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आ गई, इसने आवाज़ लगाई। बाहर से शहरयार की आवाज़ आई तो वो तेज़ से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। हीर ने एक एक्स्ट्रा सादा सा ड्रेस रख लो, सामान में वहाँ पे चेंज कर लेना, अभी वक्त नहीं, कहते हुए बाहर निकल गई। शहरयार ने ड्राइविंग सीट संभाली और सामने साथ वाली, जबकि हीर और यमुना पिछली सीटों पर बैठ चुकी थी। मेरे सब दोस्त पहुँच चुके हैं यमुना, जल्दी से बाहर निकलो। शहरयार ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। शहरयार, अपना कोट तो लेते जाएं। यमुना ने इसे तेज़ी से हाल की तरफ जाते देखा तो इसे पीछे से हाँक लगाई, मगर हाल के बाहर रश और शोर की वजह से सुना नहीं पाई। इब्तिसाम, जिसने ऑफ वाइट शेरवानी चेहरे पहने, सर पर कुल्ला रखे और पाँव में खुस्सा पहने बहुत शानदार लग रहा था, शहरयार के हमकदम हाल की तरफ बढ़ गया। एक तो ये असाम कॉल नहीं उठा रहा। यमुना ने फिर से कॉल मिलाने की कोशिश की, इस उम्मीद से कि शायद इस बार वो कॉल रिसीव कर ले। मामा, मेरा हाथ पकड़े, मुझसे चला नहीं जा रहा इन हील्स में। हीर ने मैक्सी को उठाकर यमुना से कहा। शेर जमान। यमुना ने प्राडो में से शेर जमान को निकलते हुए देखा तो इसे आवाज़ दी। जी बेटा, ज़रा हीर की मदद करो अंदर तक जाने में। एक तो ये शहरयार का कोट पकड़ा, ऊपर से ये साड़ी मुझसे संभाली नहीं जा रही और असाम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। यमुना परेशानी से कहते हुए साड़ी का पल्लू संभाल कर हाल की तरफ बढ़ गई। हाथ दो। शेर जमान की भारी आवाज़ सुनकर हीर की सांस रुकने लगी। वो जो दोनों हाथों से अपनी मैक्सी उठाई हुई थी, अपनी जगह साकित खड़ी हो गई। इसने शेर जमान के आगे की हुई चौड़ी हथेली को देखकर गहरा सांस लेते हुए भाई अहमद मुजतमा की, फिर डरते डरते अपना कपाता हुआ हाथ इसके हाथ पर रख दिया। इसका नाजुक सा हाथ इसके चेहरे में हाथों में चुप सा गया। हाल तक पहुंचने में कुछ कदमों का फासला तय करते इसका हाथ डर के बायस पसीने से भीग चुका था। शेर जमान ने इसका ठंडा पड़ता भीगा हाथ खूबी महसूस किया। इस हाथ की लकीरों में मेरा नाम कैद है। वो जल्द तुम्हें इस दुनिया से चुरा कर ले जाऊंगा, अपनी दुनिया में जहाँ सिर्फ तुम और मैं। वो इसके दिलकश चेहरे को निहारते हुए बोला। वो दोनों हाल में एक साथ एंटर हुए तो सबकी नजरें इन दोनों पर मबजूल हुई। शेर जमान ने खिलाफ मामूल ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट और ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था। वो किसी भी स्थिति में मुखालिफ को देर कर देने की सलाहियत रखता था।
आज तो इसकी ढबी निराली थी, शायद पहलू में इसका मन चाहे मोमी वजूद जो था। हीर ने ब्लैक कलर की लॉन्ग मैक्सी जिसके गले और दामन पर हल्का सा काम किया गया था जेबतन कर रखी थी। लंबे बालों को ब्लैक कलर के स्कार्फ में मुकीद किए, होंठों पर लाइट पिंक कलर लिपस्टिक लिप ग्लोस लगाए, बाकी किसी भी मेकअप और आराइशा सिपाही से मुबर्रा बिल्कुल परी लग रही थी। इन दोनों को साथ देखकर यूं लगा जैसे आसमान से दो चंद उतरकर एक साथ जमीन पर आ गए हों। इसे हाल में लाकर एक सोफे पर बिठाते हुए शेर जमान पीछे हो गया। निकाह की रस्म अदा करने के लिए शहर के मशहूर तरीन होटल में इंतजाम किया गया था। जरियार ने मैरून, जेगन ने अपनी आंखों के हम रंग ब्लू और जमारे ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और मैरिज हॉल के एंट्रेंस पर खड़े थे ताकि बारात का इस्तकबाल कर सकें। आज जरियार और जेगन ने अपने तमाम बिजनेसमैन दोस्तों को इस तकरीब में मदऊ कर रखा था और उन्हें अच्छे से रिसीव कर रहे थे। जन्नत और मन्नत लाइट पिंक कलर की शॉर्ट शर्ट और शरारे पहने हुए हल्के से किए गए मेकअप में एंट्रेंस से थोड़ा सा पीछे खड़ी हुई थी। इन दोनों के हाथों में गुलाबों से बनी लड़ियां थी जो उन्होंने दूल्हे की रुकाई की रस्म के लिए पकड़ी हुई थी। वरीरा ने मैरून, जुनाश ने ब्लू और जरशाल ने ग्रे कलर की हल्की कामदार साड़ियाँ जेबतन कर रखी थी। बालों के जूड़े बनाए हल्के से मेकअप में वो सब बहुत ग्रेसफुल दिखाई दे रही थी। जामिन और जयान दोनों ही एक तरह ड्रेसिंग कर रखी थी और दोनों ही कैटरिंग का इंतजाम देख रहे थे। बारात आगे का शोर मुझे तो सब अंदर आए और एंट्रेंस पर खड़ी हुई सनफी नाजुक ने मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। रास्ता रुकाई की रस्म पूरी हुई तो फिर दूल्हा को लाकर स्टेज पर बिठाया और मौलाना साहब निकाह के पेपर्स पर मालूमात दर्ज करने लगे। हीर को अपनी पुश्त पर कुछ अजीब सा लगा तो उसने पीछे हाथ लगाकर देखा, इसकी बैग डोरी खुली हुई थी। मम्मा कहाँ है? इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर कहीं भी इसे यमुना दिखाई नहीं दी। दरअसल वो जायशा को लेने ब्राइडल रूम में गई थी बरीरा के साथ। जामिन, ये डोरी बंद करना प्लीज़, हीर ने इसे मुखातिब किया। शेर जमान जो दूर खड़ा था मगर हीर को अपनी नज़रों के इशार में लिए हुए था, इसे जामिन को कुछ कहते देखा। अभी वो अपनी पुश्त पर बिखरे आबशार नमा बालों को इकट्ठा किए इसे कोई इशारा कर रही थी। कभी अक्ल से भी काम लेकर बेवकूफ़, हीर जाकर किसी लड़की से बंद करो और बाल छोड़ो, वो डपटने के अंदाज में कहते हुए मिठाई के लिए स्टेज की तरफ बढ़ गया। हीर इसकी बात पर मुंह फुलाकर रह गई। मम्मा कहाँ है? इसने अपने बाबा से पूछा। हीर वो ब्राइडल रूम में गई हैं, उन्होंने जवाबन कहा। हीर ब्राइडल रूम की तरफ अपने ध्यान में जा रही जब अचानक से किसी ने बाजू से खींचकर एक रूम में बंद कर लिया। इससे पहले कि वो चीखती, मुकाबिल मौजूद शख्सियत ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीख का गला अंदर ही घूम लिया। अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस करते इसका दिल 120 की स्पीड में भाग रहा था। इस वक्त शाम का वक्त और कमरा बिल्कुल मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़की से आती थोड़ी सी रोशनी में इस शख्स की नीली आंखें नजर आई थी। इसके धान पान से वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। खौफ से इसको गुलाबी रंग पलट्ठे की माने सफ़ेद पड़ चुका था। वो चीखना चाहती थी, खुद को आज़ाद करवाना चाहती थी मगर इसका दिमाग इसका साथ नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ से इसके चेहरे के एक नक्श को अपनी आंखों में जज़ब करते शेर जमान का ध्यान इसके सुर्ख होंठों पर आकर रुका था मगर अपने जज्बात पर बंद बांधे इसका रुख दीवार की जानिब मुड़ गया। इसके रेशमी घटाओं जैसे गेसुओं को छूकर महसूस करने की तलब ने शिद्दत से सर उभारा मगर वो बिना इन बालों को छुए इसकी हिजाब से निशाने के दूसरे तरफ मुंतकिल कर गया। हीर सांसें रोके थर थर कांप रही थी। मुकाबिल की गर्म सांसों की तपिश इसके अपनी गर्दन पर जलती हुई महसूस हो रही थी। वो इसकी बैग डोरी के दोनों सिरों को गिरा लगाए इसके रुख वापस मोड़ गया। हीर आंखें मेज कर बेजान गुड़िया की मानंद खड़ी थी। जामिन से दूर रहना, इसने हीरी कांत के पास अपना चेहरा ले जाकर सरगोशी आवाज में कहा। आप कौन? इसे लड़खड़ाती हुई आवाज में बमुश्किल पूछा जो इसे इसकी दोस्त से दूर रहने की धमकी दे रहा था। ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ, ये पूछो कि तुम कौन हो। मुकाबिल की आवाज, गंभीर आवाज सुनकर इसके दिल की धड़कनों में इंतशार बरपा हुआ। वो इसे कूदती हुई जमीन निगाहों से देखने की कोशिश कर रही थी मगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यू आर प्रिंसेस ऑफ ए लायंस हार्ट, मखमूल लहजे में बोला। हीर ने अपनी मैक्सी को अपनी मुठ्ठियों में भींचा। वो पहली बार किसी शख्स को अपने इतने करीब देखकर हवास बाख्ता हो चुकी थी। दिमाग तो कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गया वरना वो इसके अल्फाज पर गौर करती तो शायद इस शख्स को पहचान लेती। बात मानोगी ना? इसका सवालिया लहजा हीर की धड़कनों को मजीद बढ़ा गया। वो अभी भी इसके बहुत करीब था। जो वो बोलता तो हीर को इसकी लब अपने कान की लू को छूते हुए महसूस होते थे। वो खामोश रही। बताओ, इसकी सैरंगेज आवाज़ पर फिर से खामोशी में ताश पैदा कर गई। हीर ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया और ऐसा करते हुए हीर की गाल शेर जमान की गाल से हल्के से मस हुए। इसे अपने चेहरे पर उसकी बेयर्ड महसूस हुई तो थोड़ा सा पीछे से खिसकी। हीर की आंख इसकी दहशत के बायस आंसू टूटकर गाल पर आ रुका था। डोंट वेट, इट्स प्रीशियस पर्ल। मैं इसके गाल से क्रिस्टल मोती चुनकर अपनी पूर्व रखते हुए फुसलों खेत से बोला। जाओ, वो कहकर थोड़ा सा पीछे हुआ। ही दोनों हाथों से मैक्सी उठाकर बाहर की तरफ भागी और कहीं भी रुके बिना बाहर आकर ही दम लिया जहाँ सब घर वाले मौजूद थे और सीने पर हाथ रखे गहरे सांस लेने लगी। शेर जमान ने इसके वहां से जाते ही इस अनमोल मोती को अपने लबों से छुआ तो वो इसके वजूद का हिस्सा बन गया।
मिसिंग यू, लाइक यू, लव यू, वांट टू हग यू, वांट टू, इस तरह के मैसेजेस का सिलसिला कल से जारी था। इसके मोबाइल पर अब तो वो इसमें खुदा मैसेजेस आ रहे थे जो हद तक तजावज़ कर चुके थे। इसके कान के लोगों को भी सुर्ख कर रहे थे। वो इस वक्त सख्त परेशानी में मुब्तला रस्मों में भी दिली से शरीक थी कि अचानक व्हाट्सएप पर आया एक इमेज देखकर शॉक रह गई। इस तरह के कई इमेजेस आने शुरू हो गए। इस मौसम में भी इसके पसीने छूट गए, माथे पर शिकन नमूदार हुई। अपनी और इस लड़की की वाहियात तस्वीर देखकर वो हवास खोने लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये झूठ है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। मैं कभी भी इसके इतने पास नहीं। ये मैंने नहीं। वो तस्वीर देखकर शिकस्ता वजूद लिए वहाँ से भागी। अरूसी लिबास में मुलव्वस आयशा दुल्हन बनी फूलों की लगी बाड़ के इस पार बैठी थी, जबकि दूल्हा दूसरी तरफ दरमियान में गुलाबों की लड़ियाँ हुई थीं, हाँ, जो निकाह के बाद हटने वाली थी। आज आयशा ने सुर्ख रंग का भारी अरूसी लिबास जेबतन कर रखा था। डीप रेड मेकअप ने इसके नोखेज़ हुस्न को मज़ीद दो हाथ से बना डाला था। मैचिंग चूड़ियाँ और ज़ेवरात इसके हुस्न में इजाफे का बाइस बन रहे थे। हीर भी आयशा को देखने के लिए स्टेज पर चढ़ गई। वाह भाभी, आज आप बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। इसने जायशा को देखकर तारीफ की। परी तो तुम भी लग रही हो आज, जायशा ने मौके की मुनासबत से आहिस्ता आवाज़ में हीर से कहा। थैंक यू भाभी। हीर बेटा, आप नीचे चली जाओ, मौलाना साहब ने निकाह की रस्म अदा करनी है। यमुना ने इसे कहा तो वो स्टेज से नीचे उतरने लगी। इसकी मैक्सी इसकी हील्स में अटक गई। इससे पहले कि वो धड़ाम से स्टेज से नीचे गिरती, स्टेज के करीब खड़े हुए जामिन ने दोनों बाजुओं से थाम कर गिरने से बचाया। और इस मंजर को देखकर शेरजमान की नीली आंखों में शरारे फूटने लगे। ध्यान से हीर, जामिन ने इसे नीचे उतरने में मदद दी। जाओ ही ड्रेस चेंज कर लो, वरना सारे फंक्शन में तुमने ऐसे ही गिरते रहना है। यमुना ने इसे कहा तो बस बात में सर हिलाकर ब्राइडल रूम की तरफ चली गई। जायशा बिनते ज़रियार खान, आपका निकाह इब्तिसाम वल शहरयार अली से बएवज़ सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए हक महर किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलाना साहब ने दुल्हन से इसकी रजामंदी जानना चाहिए। दूर खड़े एक इंसान की आंखों से आंसू रवा थे। किसी की ज़िंदगी में खुशियों की आमद होने जा रही थी तो किसी की ज़िंदगी से खुशी हमेशा के लिए रूठने जा रही थी। इब्तिसाम ने मोबाइल पर आती हुई कॉल रिसीव की। रुक जाइए प्लीज़, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। दूल्हे की आवाज़ ने सबको इस तरफ मुतवज्जह किया। वो अपनी जगह से फ़ौरन उठा और बाहर की तरफ बढ़ा। दूर खड़े हसाम ने आसमान की तरफ नज़रें उठाकर आंसू भरी धुंधलाई हुई आंखों से देखा। क्या कभी यूं भी मुझसे होते हैं? क्या कभी यूं भी दुआएं मुस्तजाब होती हैं? दिल अनदेखी खुशी से झूम उठा। ये क्या कह रहे हो और जा कहाँ रहे हो इस वक्त? शहरयार की गंभीर आवाज़ ने इसके तेज से बढ़ते हुए कदम रोके। डैड अभी नहीं बता सकता। वहाँ मौजूद लोगों के आपस में चहमक गोइयाँ शुरू हो गईं। इस तरह अचानक दूल्हे के निकाह से उठकर चले जाने से ज़रियार और बरीरा दिल थाम कर रह गए। सब मेहमानों के सामने इनकी बेटी की क्या इज्जत रह गई थी। जैगन, जुनाश, ज़मारे, ज़रशाल सब की हालत भी इनसे कुछ मुख्तलिफ ना थी। जायशा ने करीब खड़ी यमुना की तरफ भीगी शिकवा कुनाह निगाहों से देखा। इसकी आंखों का ये हाल था कि अभी छलकी तो अभी छलकी। वो अपनी बेवकूफ़ी पर मुश्किल आंसुओं को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। मुझे तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ रहा था। भागती हुई मन्नत इब्तिसाम के चौड़े सीने से टकरा गई। ऐसा करो, ये जो आंखें हैं ना, इन्हें निकाल कर अपने हाथ पर रख लो, क्योंकि काम तो तुमने उनसे कभी नहीं लेना। वो इसे खुद से पीछे धकेला, अलवाज के नश्तर चलाता लंबे लंबे ढक बढ़ के बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि वो डबडबाई आंखों से इसकी पुश्त को देखकर रह गई। जायशा फूट फूट कर रोते हुए वहाँ से भागते हुए ब्राइडल रूम में आई और वहाँ मौजूद सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए तन्हा होते ही ऊंची आवाज़ में रोने लगी। कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए बड़ी महफिल में ऐन निकाह के वक्त इसे अकेला छोड़ जाना। जितने लोग थे इतनी ही बातें बना रहे थे। कोई इसे कसूरवार ठहरा रहा था तो कोई इब्तिसाम को, मगर बेइज्जती तो सिर्फ इसके हिस्से में आई, क्योंकि ये माशरा ही मर्दों का है। यहाँ उंगली उठाई जाती है तो सिर्फ औरत पर। ज़रूर इसमें कोई खोट रही होगी जो दूल्हा ऐन निकाह के वक्त इसे यूँ छोड़कर चला गया। कहीं इसे रंगे हाथों पकड़ तो नहीं लिया। लोगों की मुख्तलिफ क्या सराहियाँ इसे ताज़ियाने की तरह लगी। मज़ीद बर्दाश्त करने और सुनने की सकत खुद में मफकूद पाई तो वो वहाँ से भाग गई। जन्नत और मन्नत इसे रोते हुए भागते देख इसके पीछे आई। आप ही हौसला रखे, प्लीज़ दुखी ना हो। जन्नत ने इसके शाने हिचकोले खाद कर रोते हुए वजूद पर हाथ रख कर कहा। वो दोनों जायशा को शिकस्ता हालत देखकर तड़प कर रह गईं और इसे खामोश करवाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद ही जब ज़रियार और बरीरा दोनों जायशा के कमरे में आए तो जन्नत और मन्नत सर झुकाए खामोश से बाहर निकल गईं। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, अपने वालिदैन का फ़ख्र है। लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। किसी की बातों को दिल पर ना लगाओ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बरीरा ने इसे तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा, मगर अंदर से वो भी बुरी तरह टूट फूट का शिकार थी। अगर ये निकाह नहीं हुआ हो तो शायद इसमें भी अल्लाह पाक की कोई मसलहत छुपी होगी। हमसे बेहतर वो जानता है कि हमारे लिए बेहतरीन क्या है। इस रब की रज़ा है और इस रब की रज़ा में राज़ी रहना ही बेहतर है। इब्तिसाम का साथ शायद तुम्हारे नसीब में नहीं था, इसलिए ये सब हुआ। बरीरा इसके सर पर हाथ रखकर समझाते हुए बोली। ज़रियार जो तब तक खामोश खड़ा था, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए निढाल होकर करीबी सोफे पर गिरा। तो बाहर से आने वाले जैगन, जुनाश, जमारे और जरशाल सब परेशानी से इसकी तरफ लग गए। ज़रियार भाई, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप टेंशन ना लें, हम सब आपके साथ हैं। जैगन ने इसको
तसल्ली देते हुए कहा। तो जमारे और बाकी सब ने इसकी तायीद में सर हिलाया। शायद ये मेरे किए गए किसी अमल की ही सज़ा है जो मुझे इस सूरत में मिली। ज़रयार ने नढेहाल अंदाज में कहा। बरीरा ने इसकी बात पर अफसुर्दगी से इसे देखा। जमारे ने अपने भाई की हालत पर आंखों में आई नमी अपने अंदर उतारी। जैकिन जो काफ़ी देर से सबको देख रहा था, एकदम इसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ जिस पर इसने फौरी अमल करने का सोचा। जैकिन ने जोनाश को इशारे से अपने पास बुलाया। शेर जमान कहाँ है? इसकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी, निकाह से पहले ही निकल गया था मुझे बताकर। एक तो ये लड़का कभी काम के वक्त मुयस्सर नहीं हुआ मुझे। जैकिन ने काटदार आवाज़ में कहा। क्यों, आपने क्या कहना था? जोनाश ने हैरानगी से पूछा। मैं चाहता था कि निकाह आज ही हो जाए। अगर इब्तिसाम नहीं तो क्या हुआ, शेर जमान ही सही, भाई की इज्जत पामाल होने से बच जाएगी। कि मगर अब क्या हो सकता है? भाई क्या हो गया? अगर शेर ज़मान नहीं, ज़ामिन तो है ना। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ज़ायशा अपने घर में ही रहे। ज़मारे ने जैगन से कहा। आओ ज़रियार भाई से बात करते हैं। वो दोनों ज़रियार के पास गए। भाई अगर आपको मुनासिब लगे तो हम चाहते हैं कि ज़ामिन और नहीं ज़मारे तुम खामोश हो जाओ प्लीज़। यमुना भाग कर ज़रियार के पास आई और उसके घुटनों के पास बैठ गई। मुझे माफ़ कर दे ज़रियार भाई, आज मेरी बेटी की वजह से ये सब हुआ। शायद मैं ही सब की कसूरवार हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। यमुना प्लीज़ तुम जो जाओ भी यहाँ से। ज़रियार ने इसके दोनों हाथों को अपने घुटनों से पीछे हटाना चाहा। भाई मैं मानती हूँ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अगर इस बात का मुझे पहले से अंदाज़ा होता तो मैं शायद ऐसा कभी होने ही नहीं देती। अभी भी वक्त गुजरा नहीं, अभी भी कुछ हो सकता है। ये निकाह आज ही होगा। क्या हुआ जो इब्तिसाम चला गया? मैं आपसे जायशा और असाम की निकाह ही की बात करने आई हूँ। जमुना तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि एक भाई ने मेरी बेटी को जलील और रुसवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो दूसरा क्या करेगा? ज़रियार ने जहाना से काम लेते हुए अपना नज़रिया बयान किया। असाम बहुत मुख्तलिफ है इब्तिसाम से। वो जायशा को कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। नहीं यमुना, मैं ऐसे कतई नहीं करूँगा। मेरी बेटी मेरे लिए कोई बोझ नहीं है जिसे मैं अब ऐसी बिना सोचे समझे उतार कर फेंक दूँ। अगर ये फैसला खान साहब का ना होता तो मैं कभी ऐसा होने ही नहीं देता। मैंने खान साहब की बात का मान रखकर इस रिश्ते को निभाना चाहा। मेरी फूल सी बेटी की इज्जत को कैसे रोन गया वो। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ज़रियार ने दो टोक अंदाज में कहा। माफ़ी के लायक है भी नहीं वो। मैं कभी इसे माफ़ नहीं करूँगी। आप एक बार मेरी मिन्नत समझकर मेरी बात का मान रख लें। मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि ज़ायशा को अपनी बहू बनाने की। जो लगाव और मोहब्बत मुझे हीर से है, इससे कहीं ज़्यादा मुझे ज़ायशा से है। इसे हमेशा मैंने अपनी बेटी समझा है। मैं वादा करती हूँ मेरे घर में मेरी बेटी को हल्की सी गज़न भी नहीं पहुँचेगी। तुम माँ हो, आखिर कब तक इससे नाराज़ रह पाओगी? एक न एक दिन अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ कर दोगी। तब मेरी बेटी का क्या होगा? इस बारे में कभी सोचा है कभी तुमने? क्या वो इस इंसान को सारी ज़िंदगी अब सामने देखकर अंदर ही अंदर जलती उठती रहेगी कि यही वो इंसान था जिसने सारी दुनिया के सामने इसका तमाशा बना दिया था? मैं अपनी बेटी पर कतई ये जुल्म नहीं कर सकता। ज़रियार ने कतई अंदाज में कहा। मैं आपसे वादा करती हूँ मेरे घर में इस नाफरमान की कोई जगह नहीं। वहाँ सिर्फ हमारी बेटी रहेगी ज़ायशा। मेरी बात का मान रख ले। मैं आपके आगे अपनी झोली फैलाती हूँ। यमुना ने साड़ी का पल्लू इसके आगे फैलाना चाहा। अगर आप मुझे दिल से अपनी बहन मानते हैं तो अपनी बहन का दामन खुशियों से भर दें, इसमें ज़ायशा को डालकर। मैं भराई हुई आवाज़ में बोली। ज़रियार ने इसका हाथ पकड़कर ऐसा करने से रोका। फिर इसने एक नज़र अपने जिगर गोशे अपनी बेटी पर डाली जो सर झुकाए हुए कब से गरियोजारी में मसरूफ़ थी। ज़रियार ने बरीरा की तरफ देखा जैसे इससे भी इजाज़त लेना चाहता हो अपने अगले अमल की। बरीरा कैसे ना पहचान पाती अपने हमसफ़र की एक नज़र। इसने इस बात में सर हिलाया। ज़ायशा, ज़रियार ने इसे मुखातिब किया। इसने नज़रें उठाकर अपने बाबा की आस भरी निगाहें देखी तो ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रख लिया। इनके कहने पर तो वो अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर सकती थी। अपने बाबा की बात मानोगी? जी बाबा। आंसू गोला इसके हलक में अटक कर रह गया। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था कि ये सब हो। मैंने तो ये सब सोच के इस बारे में सोचना छोड़ दिया था कि शायद वो मेरे नसीब में नहीं। बाखुदा मैंने कभी नहीं चाहा कि इसका यूं सबके सामने ज़िल्लत और पस्ती का सामना करना पड़े। हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा। मैं दुखी भी था कि आज हमेशा हमेशा के लिए मेरे भाई के नाम लिखती जाओगी। तुम्हें पता है ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होते देखना। मगर मैं फिर भी यहाँ आया। वो मैरिज हाल के कोने में खड़ा इसकी अक्स से मुखातिब था। हसाम, इसे अपने पीछे से शहरयार की आवाज़ आई तो उसने पलट कर देखा। जी बाबा, क्या हुआ? आज पहली बार इसे अपने वालिद के चेहरे पर पसमर्दगी दिखाई दी। मैंने जिसे बेटेपन पर हमेशा मान किया आज वही मेरा मान तोड़कर चला गया। क्या तुम मुझे वो मान दोगे मेरी बात मानकर? बाबा आप हुक्म करें, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसने दरमियानी फासला कम करते हुए कहा। हमारी वजह से जायशा को हज़ार बातें सुननी पड़ी। ज़रियार और बरीरा को जो सदमा पहुंचा इन हालात को हम ही बेहतर बना सकते हैं। वो कैसे बाबा? मैं चाहता हूँ कि तुम जायशा से शादी कर लो। मगर बाबा ऐसे कैसे? वो परेशानी पर बल डालकर बोला। अभी कुछ देर पहले तो उसने अपने दिल को समझाया था कि वो इसके मुकद्दर में नहीं। बाबा जायशा कभी नहीं मानेगी। तुम्हारी माँ गई है सबसे बात करने। हम दोनों ने मिलकर अभी कुछ देर पहले ही ये फैसला लिया है। बस तुम्हारी रजामंदी दरकार है। वो दिल में सोचने लगा कि क्या दुआएं ऐसी पूरी होती हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों को इतनी जल्दी सुनता है। इसका दिल तो सजदा शुक्र बुझा लाने को कर रहा था। तो फिर क्या जवाब है तुम्हारा? शहरयार की संजीदा आवाज़ सुनाई दी तो वो होश की दुनिया में लौट आया। बाबा मुझे आपका फैसला कबूल है। दिल तो खुशी से झूम उठा। आज इसे अपने इस बात पर यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला कभी दिल से की गई दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। ये हम ही हैं जो जल्दबाज और नाशुक्र हो जाते हैं। बेशक वो रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि किस वक्त कौन सी दुआ कबूल होनी है और सबकी बेहतरी किस में है।
थोड़ी देर में जहाँ सुगवारियत छा गई थी वहाँ एक बार फिर से माहौल में हलचल मच गई। जन्नत जायशा के पास आई। चले आप ही अपना मेकअप दुरुस्त कर लें, फिर बाहर भी जाना है। जायशा तब से खामोश बुद्ध बनी बैठी थी। जन्नत इसका रोया हुआ चेहरा और बिखरा मेकअप दुरुस्त करने लगी। इस वक्त इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर किस्मत ने इसके साथ ये क्या खेल खेला है। पल भर में इसकी ज़िंदगी का रुख ही पलट दिया। बस ये बात इसके ज़हन में थी कि आज इसने अपने वालिदैन की बात मानकर इनकी इज़्ज़त को नीलाम होने से बचा लिया है। इससे ज़्यादा इसे कुछ सोचा ही नहीं गया। जायशा ज़रियार खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलाना साहब के सवाल पर जायशा ने करब से आंखें मूंदी थी। कबूल है, आंखें वाह करते इसने हकीकत से नज़रें मिलाकर करबज़दा आवाज़ में कहा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? दूसरी बार पूछने पर जायशा का दिल एक बार फिर से उकड़ कर फैला था। कबूल है। और इसके तीसरे और आखिरी बार इकरार करने पर हसाम का दिल अपनी जगह जम गया। बज़ाहिर वो मामूल के मुताबिक धड़क रहा था, मगर वो दरहकीकत वो काम करना छोड़ गया था, क्योंकि मन चाहा शख्स इसके नाम होने जा रहा था। फिर मौलाना साहब ने हसान से इसकी रजामंदी पूछी, लेकिन कोई इससे पूछता इसका हालत दिल तो वो चीख चीख कर बताता कि आज इसे हफ्ते कलीम की तोलत मिल गई है। इसने मौलाना साहब के पूछने पर जवाबन कबूल है कहा और फिर निकाह नामे पर दस्तखत करके इसे हमेशा के लिए अपने नाम कर लिया। कुरान पाक के साय में रुखसत होकर जब जायशा अपने ससुराल पहुंची तो यमुना ने घर की दहलीज पर तेल बहाकर इसका इस्तकबाल किया। फिर हसाम और जायशा की नज़र उतारकर इनका सदका दिया। ये हीर कहाँ है? शहरयार ने इसे कहीं भी ना देखकर यमुना से इस्तफसार किया। पता नहीं, शायद अपने रूम में ना चली गई हो। मुझे हाल में कह रही थी कि मेरे पाँव में दर्द है, हील की वजह से शायद थक ना गई हो। पहले तो मुझे बहुत कह रही थी कि जब भाभी आएंगी तो ये करूँगी वो करूँगी, मगर आराम करने चली गई सब छोड़कर। यमुना मुंह में बड़बड़ाते हुए जायशा का बारीक कामदार लहंगा पकड़कर इसे चलने में मदद दी और इसे कमरे में छोड़ आई। हसाम, मैंने जायशा को फ़िलहाल इब्तिसाम के रूम में छोड़ आई हूँ, क्योंकि इस कमरे में सजावट की गई थी। कल से तुम इसको लेकर अपने रूम में मुंतकिल हो जाना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। जायशा बहुत अच्छी बच्ची है, बस इसे इस वक्त थोड़ी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। इसका ख्याल रखना। मुझे उम्मीद है तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। जी मॉम, एंड थैंक यू सो मच। हसाम ने उनके शाने से लग कर कहा। वो किस लिए? आपको नहीं पता आपने मुझे आज अनजाने में कितनी बड़ी खुशी दी है। वह इन्हें हैरान छोड़कर रूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ जायशा को कुछ देर पहले यमुना छोड़कर आई थी। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला तो जायशा ने अंदर आने वाले शख्स पर नज़र डाली। पल भर के लिए इसका दिल दहल गया। वो अपने खुश्क होते लबों पर ज़बान फेर गई। दिलो दिमाग अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था। वो दोनों हाथों की उंगलियों को चटखाते हुए मुख्तलिफ किस्म के ओहाम का शिकार हुई। हसाम, तुम इस कमरे में नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से। वो खुद को मजबूत बनाते हुए बोली। शोहर अपनी बीवी के कमरे में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? हसाम ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। मगर मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती। नहीं रहना मुझे एक कमरे में तुम्हारे साथ। मुझे अकेला छोड़ दो, इसी काबिल हूँ मैं। ये मेरे दिल से पूछे हुए के काबिल हो तुम। इस दिल की सबसे ऊंची मसंद पर बराजमान है आप। वो सिर्फ सोचकर रह गया, क्योंकि अचानक अपने जज्बात से आगाह करके इसे खुद से बदनाम नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, वो इस बार जोर से चिल्लाकर बोली। तो फिर तुमने मेरे साथ शादी की क्यों हामी भरी? मैं तुम्हारे पाँव में पड़कर गिड़गिड़ाया नहीं था, ना ही अपनी एकतरफा मोहब्बत की भीख मांगने आया था। ये बात इसने अपने दिल में कही। वो इसकी भीगी आंखों में नजरें गाड़े दबे लहजे में बोला। चले जाओ अपने वजूद लेकर मेरी नज़रों के सामने। मुझे ना तो तुम्हारी ज़ात में कोई दिलचस्पी और ना ही हमारे दरमियान कोई रिश्ता। मैंने सिर्फ अपने वालिदैन की बदौलत ये बेजोड़ रिश्ता जोड़ा, और ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, जान छोड़ो मेरी। वो अपने मेहंदी से रंगे दोनों हाथ को जोड़कर बोली। मुकाबिल मौजूद शख्सियत की घनी मूंछों तले अनाबी लब इसकी बात सुनकर मुस्कुराहट में ढले। इसने गहरी निगाहों से इसके सजे संवरे उस सरापे का जायजा लिया जो पूर्व इसकी हो चुकी थी। अब इस पर हक था तो सिर्फ हसाम का। इसे एहसास नहीं, हसाम के दिल में सरशारी सी भर दी। जायशा, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हसाम ने कहना चाहा तो जायशा ने इसे दरमियान में रोक दिया। नहीं हूँ मैं अच्छी, बहुत बुरी हूँ मैं। अच्छी होती तो ये सब नहीं होता मेरे साथ जो आज हुआ। मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी, और बहुत मेहरबानी होगी तुम्हें भी मेरी तरफ से किसी भी किस्म की खुशफहमियों पर पड़ने की कतई ज़रूरत नहीं तुम्हें, क्योंकि मुझे इस नाम नहाद रिश्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम पर ज़बरदस्ती थोपी गई हूँ, और ऐसा अनचाहा रिश्ता ना तो मुझे खुश रख पाएगा और ना कभी तुम्हें। वह इसके वजूद की रानाइयों से मुस्तफ़ीद होता हुआ दिलकशी से मुस्कुराया। और हाँ, याद रखना, मुझसे किसी किस्म की तवक्को मत रखना। मैं जल्द ही इस बंधन से आज़ाद हो जाऊंगी। वो इसके चेहरे की नरमी देखकर तैश में आई और फूलों से सजी स्याही से एक लड़ी खींचकर नीचे फेंकते हुए बोली। इसके अंदर का उबाल किसी भी तरह निकल नहीं रहा था, जबकि आसाम सीने पर हाथ बांधे इसकी कार्रवाई बड़े ठंडे ठार अंदाज में मुलायजा फरमा रहा था। हमेशा चुपचाप रहने वाली सादा सी लड़की, जिसने कभी किसी के सामने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, आज इसकी ज़बान इसके सामने कैसे फराटे भर रही थी। वो चलता हुआ इसके करीब आया। मगर आप क्या कर सकते हैं? रिश्ता तो जुड़ गया ना, चाहे जैसे भी जुड़ा हो। और मैं इन मर्दों में से नहीं जो रिश्ता जोड़कर उनके तकाजे भूल जाएं। वो जुबानी अंदाज में बोला। ना तो ये सही तुमने सजाई और ना ये दिलों तुम्हारे लिए सजी थी। वो अपना जरतार आंचल
सर से खींचकर उतारते हुए जख्मी नागिन की तरफ फनकारी। इस वक्त का अपना अंदर भरा सारा गुबार इस पर उंडेल गई। इसने फूलों से सजी सजी सेज देखी तो अपने नई नवेली मनपसंद दुल्हन की कलाई अपने मजबूत हाथों में जकड़ा और इसे बेड पर धक्का देकर गिराते ही इस पर झुका। दूर दूर रहो मुझसे। मुश्किल वो चंद अल्फाज कह पाई थी, मगर मुकाबिल कोई सुन ही कहाँ रहा था। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ झुककर अपने हाथ की पूछते इसके गदास लबों पर लगी लिपस्टिक मिटा गया। मत भूलो मैं तुम्हारी भाभी। इसके अमल पर जायशा को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। वो इसे अपने साबका रिश्ते से आगाह करवाते हुए बोली, भाभी बनने वाली थी, बनी तो नहीं ना। पिछली बातें भूल जाओ, जो आज है अभी है, बस इसे याद रखो। वो कहते हैं ना कि पुरानी यादों को ज़हन में रखोगे तो नई यादें कैसे बनाओगे। आओ मिलकर नई यादें बनाते हैं, जी लेते हैं इन लम्हात को जिनमें सिर्फ तुम हो और मैं और हमारा प्यार। वो इसके मैसूर कुन सरापे को आंखों में समाये बहके हुए अंदाज में बोला। जायशा ने आंखों में आंसू के साथ हैरत और बेयकीनी समोई से शिकवा कुनाह नजरों से देखा। क्या कुछ न था मुकाबिल की आंखों में इसे बेसख्ता निगाहें चुरानी पड़ी। इसकी दिल की दुनिया को भी एक लम्हे के लिए अथल पथल हुई। रात के अंधेरे जहाँ किसी ज़ीरो के ना होने के आसार नुमाया थे, वहाँ एक साया नुमा वजूद बेखौफ से चल रहा था। स्याह जीन्स के साथ स्याह हुडी पहने, हाथों में स्याही ग्लोव्स पहने, जब मुंह पर काले रंग का मास्क चढ़ाए वो तेज तेज कदम उठा रहा था। इसकी आंखों में वहशतों का जहाँ आबाद था। इस शहर से दूर जगह पर खामोशी का राज था। दूर कहीं गीदड़ों की आवाज़ माहौल में चाय सकूत में ताश पैदा कर रही थी। इस देव व्हीकल वजूद के चलने से दरख्तों की शाखों से टूट कर गिरे सूखे पत्ते इसके पैरों के नीचे आते अजब ही आवाज़ पैदा कर रहे थे। चलते चलते वो बोसीदा मकान में दाखिल हुआ। अपने पास किसी के भारी बूटों की धमक सुनी तो इसने अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करते हुए बेमुश्किल अपनी बंद आंखें खोलने की कोशिश की। कुछ पल लगे थे इसे होशो हवास में आने में। आंखों के सामने छाया अंधेरा छटने लगा तो हकीकत की दुनिया में कदम रखा। सब याद आते ही वो झटके से उठ बैठी थी। इसने हरासा निगाहों से इर्द गिर्द देखा। वहाँ वो एक सुनसान जगह थी जिसमें एक खस्ता हाल जगह पर थी। वो खौफजदा निगाहों से किसी सहमी हुई हिरन की मानद इर्द गिर्द देख रही थी। तभी एक हेवला अपनी तरफ आता दिखाई दिया। इसे कुछ देर का पहले मंजर याद आया जब वो अपनी मम्मा के कहने पर ड्रेस चेंज करने आई थी। वो सादा सा ड्रेस पहने अपनी मैक्सी को तय करके बैग में डाल रही थी कि अचानक पीछे से एक भारी हाथ आया जिसने इसके मुंह पर अपना तसल्लुत जमाया। इसने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर मुकाबिल मौजूद शख्सियत ने इसे संभलने का मौका दिए बगैर शायद इसे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ इसे कुछ भी याद नहीं था। और अब जब हवासों में लौटी तो इसे करीब आने पर हीर ने झटके से सर उठाकर पास आने वाले को देखा। बेशक इस देव हिकल वजूद के चेहरे पर मास्क चढ़ा था, मगर ये नीली आंखें तो वो हजारों में भी पहचान सकती थी। ये आंखें तो बचपन से इस पर तसल्लुत जमाए हुए थी। वो कैसे ना पहचानती इन्हें। शेर जमान भाई आप। वो सामने मौजूद शख्स को देखते इसकी आंखों की पुतलियां हैरत से दो चंद हुई थीं। वो अपनी जगह से उठी। क्या कहा था मैंने। वो इसकी सरायदार नाजुक सी गर्दन को अपने मजबूत हाथ में दबोच कर इसे दीवार से लगाकर ऊपर उठा गया। वो दीवार से लगी जमीन से थोड़ा ऊपर थी कि क्या इसके सूखे हुए हल्क से आवाज़ निकलने से इनकारी हुई। दामन से दूर रहना। इसकी गंभीर आवाज़ खामोशी को चीरती हुई महसूस हुई। अब अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद हो। इसकी पुरअसरार आवाज़ से हीर की रूंगटे खड़े हो गए। वजूद डर के बायस कपकपाने लगा। वो नफ़ी में सर हिलाना चाहती थी, मगर इसके डर से हिल भी नहीं पा रही थी। ये क्या कर रहे हैं। वो खौफजदा घुटी हुई आवाज़ में बोली। जब इसने शेर जमान के हाथ में अपना दुपट्टा देखा जो इसके वजूद से हटा चुका था। अगर तुम मेरी बात मानती तो आज ये आंचल जुगनू से भर देता, मगर अब टिप टिप गिरते आंसू इसके गुलाबी गाल भिगोने लगे। हाँ हाँ मजाक कर रहा था यार, अब दोस्तों में इतना तो चलता है ना। असाम इसके ऊपर से उठकर पीछे हुआ। जायशा अचानक इसके लहजे और रंग बदलने पर फक निगाहों से इसे देखने लगी। अपने रूम में चलकर बात करते हैं। हसाम की बात पर वो वहीं मुजस्मा बनी खड़ी रही। अभी कुछ देर पहले की गई हसाम की बातें इसके दिमाग में घूम रही थी। मेरी बस एक ख्वाहिश है, इसे पूरा कर दो। आई स्वेयर इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। वह ज़्यादा तलब निगाहों से देखते हुए बोला, मगर साकित खड़ी जायशा ने जब कोई जवाब ना दिया तो वो इसे बाहों में भरकर बाहर निकला और इसे लिए अपने रूम में आया। जायशा तो सदमे के ज़ेर असर अभी भी गंग सी थी। असाम ने इसे अपने बिस्तर पर बिठाया। मेरी ख्वाहिश थी कि जब तुम हमारे कमरे में पहली बार आओ तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर कर लाऊं। वो धीमे आंच देते लहजे में बोला। जायशा। असाम की आवाज़ पर इसने ठठक कर इसकी जानिब देखा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती करूंगा। ये रिश्ता बेशक बहुत मजबूत है जो अब जुड़ा है हमारे दरमियान, मगर इससे पहले तो हम अच्छे कज़न अच्छे दोस्त थे ना, एक दूसरे की परेशानी शेयर करते थे। तो अब ऐसा क्या बदलाव आया कि मैं अपनी दोस्त की फीलिंग्स ना समझ सकूं। मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत हर्ट हो, तुम्हारे मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्ती का रिश्ता हर गर्ज से हर मफाद से पाक होता है। जायशा हैरानी से इसे देख रही थी, जो कुछ देर पहले इसे अपने शोर होने का एहसास दिला रहा था और अब दोस्ती याद करवा रहा था। ये ज़िंदगी एक रील की सफ़र की सी है। इसमें उम्र महसूस
कर दी गई है। ज़िंदगी की ये रेल चलती रहती है, अगर एक डब्बा ख़राब हो जाए तो इसे काट कर अलग कर दिया जाता है, मगर ये सफ़र रुकता नहीं जब तक वो ऊपर वाला ना चाहे। अगर ज़िंदगी का कुछ ख़राब हिस्सा ख़राब हो जाए तो इसे काट कर फेंक दो। जैसे चलती रेल का एक डब्बा ख़राब हो जाए तो इसे अलग कर दिया जाता है, वैसे ही अगले डब्बे में सवार हो जाओ, क्योंकि सफ़र तो करना ही है हर हाल में। अगर इसी ख़राब डब्बे में बैठे रहोगे तो आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। शायद तुमने जो ज़िद बर्दाश्त की मैं इसे ना समझ सकूँ, मगर मैं इनमें शरीक होकर तुम्हारा गम ज़रूर बाँटना चाहूँगा। इसने जायशा के हनाई हाथों को अपने गिरफ्त में लेते हुए हल्का सा दबाकर कहा। वो सांस रोके इसकी बातों पर गौर-व-गौस कर रही थी। तुम अब मेरी महरम बन चुकी हो, मैं तो अपनी मोहब्बत का इज़हार करने से हिचकिचाऊँगा नहीं। जायशा जो नज़रें झुका चुकी थी, इसने फिर से इसकी आंखों में देखा, जहाँ जज़्बात का एक अलग ही जहाँ-आबाद था। मैं शायद तुम्हें ये बात कभी ना बताता, मगर अब ये बताना ज़रूरी है। हाँ जायशा, मुझे ये इकरार करने में कोई आर नहीं कि असाम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। जायशा अपना निचला लब दाँतों में कुचलते हुए परेशानी में मुब्तला थी। इसे कहाँ तवक्को थी इस किस्म के इज़हार की। इसके तो वहम गुमान में भी ना था ये सब। सब बातों को भुला दो, सिर्फ एक बारे में अपने बारे में सोचो। इन लोगों के बारे में नहीं जिन्होंने तुम्हें अज़ियत दी। उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी कदर करते हैं। ना कि बेकदर लोगों के बारे में सोच-सोच कर खुद को हलकान करो। अपने वालिदैन के बारे में सोचो जो तुम पर अपनी जान निछावर करते हैं। इसके बारे में सोचो जिसके लिए तुम ख़ास हो। इसकी बातों पर जायशा के कब से रुके हुए आंसू फिर से पलकों की बाट तोड़कर बाहर निकले। कुछ देर पहले चीखने की वजह से गला तो सूख चुका था। अगर हो सके तो थोड़ा-सा इस नाचीज़ के बारे में भी सोच लेना। वो इसके आंसू अपनी पूँछों से पूछकर मुस्कुराकर बोला। जायशा ने इसके हाथ झटक दिए। जायशा, डोंट वरी, नाराज़ तो मत हो। मैं कभी भी तुम पर अपना हक नहीं जताऊँगा, तब तक जब तक तुम खुद ना चाहो। जायशा को इसकी बात पर थोड़ा-सा सुकून मिला, तो इसने अपने तने हुए असाब को ढीला छोड़ा और थोड़ी रिलैक्स हुई। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि तुम हमेशा के लिए सिर्फ़ मेरी बन चुकी हो। मेरे नाम लिखती गई हो, हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहोगी, दिन-रात तुम्हें देख सकूँगा। वो जज़्ब से बोला। अरे यार! तुम भी कहती होगी कि आज ये हसाम को न जाने क्या हो गया है, बोलते ही चला जा रहा है। वो फ़क़्त इतना ही बोली। ज़ाहिर तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें पाकर मैं खुद को कितना खुशकिस्मत तसव्वुर कर रहा हूँ। इसकी आवाज़ की छनक ही इसके जज़्बात की आकाज़ थी। तुम रेस्ट करो, हाँ, और दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर मत डालना। वो कबर्ड से अपना ट्राउज़र और शर्ट निकाल कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ज़ायशा अभी भी इसकी बातों के ज़ेर असर गुमसुम सी थी। असाम अपने मकसद में कामयाब ठहरा। वो अपनी बातों के ज़रिए इसकी सोचों के महवर बदल चुका था, और जो कुछ देर पहले अपनी बेइज्जती और इब्तिसाम के यूं छोड़ जाने के गम में मुब्तला थी, अब वो सब भूल कर असाम के बारे में सोच रही थी। क्या था ये इंसान? वो टॉवल से बाल रगड़ता हुआ बाहर आया। शहरयार, हसाम। बाहर से यमुना की परेशान आवाज़ सुनकर हसाम टॉवल वहीं फेंक कर बाहर निकलने लगा, तो जायशा भी अपनी जगह से उठी। तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। इसे कहते ही बाहर निकला। क्या हुआ? शहरयार और हसाम ने एक साथ पूछा। शहरयार, हीर घर में नहीं है। इसने गोया इन दोनों के सर पर धमाका किया। ये क्या कह रही हो? अच्छी तरह देखो, यहीं कहीं होगी। कहाँ जाना है इसने? मैंने सारा घर देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। मामा बाहर लॉन में देखा? हाँ हसाम, सारा देख लिया, मगर वो कहीं नहीं है। कहीं हवेली तो नहीं चली गई इनमें से किसी के साथ? यमुना ने परेशानी से कहा। तो को अभी कॉल करके पूछता हूँ। शहरयार ने जमारे को कॉल मिला, इसने बताया कि हीर वहाँ नहीं है। ये बात सुनकर तो इनके सही मानों में हाथ पांव फूल गए। बाबा कहीं मैरिज हाल में तो नहीं? हसाम ने एक अंदाज़ा लगाया। चलो असाम मिलकर इसे ढूंढना है। शहरयार तेजी से बाहर निकला। यमुना तो हीर के बारे में सोचते ही सोफे पर ढह गई। मैं कैसे इतनी लापरवाही कर सकती हूँ? वो खुद को कोसने लगी। शादी में जो हालात पैदा हुए, इससे वो अच्छी खासी बुखला चुकी थी कि हीर पर तवज्जो ही ना दे पाई, और अब वो अचानक इसकी गुमशुदगी की खबर इसके लिए सुहाने रूप बनकर रह गई। वो दिल ही दिल में अपनी मासूम बेटी की सलामती की और वापसी मिलने की जाने की दुआएं करने लगी। शादी पर जामन के कुछ दोस्त भी मदद थे। रुखसती के बाद वो दोस्तों के साथ ही बाहर निकल गया था। घर वापस आ रहा था कि अचानक सुनसान रास्ते पर कुछ लोगों ने इसकी बाइक का रास्ता रोककर जामिन ने अबरू उचकाकर इन लोगों को देखा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो सीने पर हाथ बांधकर पूरे एतमाद से बोला। तुम्हें साथ ले जाने आए हैं। इनमें से एक ने कहा। तो ओ सीधी तरह कहो, मुझे यानी कि जामिन दी ग्रेट को किडनैप करने आए हो? वो फर्जी कॉलर उचकाकर तंजी अंदाज में बोला। इतनी आसानी से तो जामिन खान तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, तो क्यों ना हो जाए दो दो हाथ, जो जीता वो ले जाए दूसरे को। ठीक है, मंजूर है हमें। वो ये कहते हुए आपस में एक दूसरे को देखकर खबासत से हंसे और ताकत के नशे में चूर एक साथ इस पर हमला हाविर हुए। जामिन भी इनके वार के लिए खुद को तैयार कर चुका था। इनके करीब आते ही रोड की तरफ एक बनी दीवार पर उछलकर चढ़ा और पलटकर घूमते हुए दोनों पांव एक के सीने पर मारे। सामने वाला आदमी जोर से पीठ के बल नीचे गिरा था। जामिन ने एक पांव इसके सीने पर रखा और दूसरा जमीन पर। दूसरे शख्स ने इसकी पुश्त से आकर इसका वो पांव पकड़ लिया जो जामिन नीचे गिरे हुए आदमी के सीने पर रखा था। इस आदमी ने जामिन का पांव खींचकर इसके गिराने की कोशिश की, लेकिन वो गिरने की बजाय पलटकर अपने बल से पिछले आदमी की गर्दन को जकड़ गया। इसकी गर्दन से झटका देकर इसे गिराया तो एक आदमी ने इस पर रॉड से वार किया, जिसने इसे अपने बाजू पर रोका। वो आदमी जो जमीन पर था अब उठने की कोशिश कर रहा था कि जामिन ने इसके पेट में लात मारी। वो बिलबुला उठा। जामिन ने किसी को एक भी मौका नहीं दिया खुद पर वार करने का, और बारी बारी सबको सबक सिखाने लगा। वो लड़का क्या चीज़ था, सबको शिकस्त पर शिकस्त दे रहा था। वो सब ज़मीन पर पड़े अब अधमरे आने से इसे देख रहे थे, जबकि जामिन अब अपनी बाइक के साथ टेक लगाकर सीने पर बाजू बांधे तबसखाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था।
तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, देखना अब मैं क्या करता हूँ। इनका एक साथी जो एक तरफ खड़ा था न खुद से बोला और जामिन के पास आकर इसके चेहरे का निशाना लिया। लेकिन जामिन भी पहले से इसका इरादा भांप चुका था, इसलिए इसके वार के लिए तैयार था। वो थोड़ा नीचे की जन्म झुका तो इस आदमी का पंच खाली गया। इसने एक बार फिर से कोशिश की। जामिन की सीधा होते ही जामिन ने इसका दूसरा मुक्का अपनी कलाई पर रोका जो इसके पेट पर पड़ने वाला था। जामिन ने इसके पेट में घुटने से मारा, वो मुंह के बल नीचे गिरा। आदमी को पेट में इतना दर्द ना हुआ, लेकिन इसका मुंह झंझना कर रह गया और सर जमीन से टकरा गया। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला कहाँ था। इसने इन सब के गरूर को खाक में मिला दिया। अब बाजी इसके हाथ में थी। तो ये बताओ 2 नंबर नलाई गुंडो, मुझे किडनैप करवाने को किसने कहा था? वो अपने हाथों को झाड़ते हुए पूछने लगा। मैडम ऐश ने, इसने एक ने हकलाते हुए कहा। अब ये मैडम जी कौन है, ये तो इनसे मिलकर पता चलेगा। खैर, जब मैडम जी ने खुद हमें बुलाया ही लिया है तो इन शर्फ मुलाकात बख्श ही देते हैं। वो पुरस्कार सा मुस्कुराया। तुम सब ने अपनी मैडम का कहा माना, मगर अब से मेरा कहाँ मानोगे? आई बात समझ में? अगर मेरे साथ रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना इससे भी बुरी दरगत बनाऊंगा। वो धमकी अमेज़ अंदाज में बोला। जी जी, जैसा आप कहें। इनमें से एक इसके सामने गिड़गिड़ाकर बोला। ठीक है, तो फिर चलो अपनी मैडम के पास ले चलो। 1 मिनट, अपनी हालत सुधारो, मुँह हाथ धो लो और वहाँ जाकर अपनी मैडम को बताना कि तुम मुझे किडनैप करके ले आए हो। इनके सामने मेरे बाजू पकड़ लेना। ठीक है, सब समझ में आ गया। जी जी जी, चलो फिर। वैसे एक बात है, इस एडवेंचर की भी अपनी ही चस है। वो एक आदमी के शाने पर बाजू रखते हुए आंख विंक किए बोला। वो इस वक्त जन्नत का वेट कर रही थी कि जो कि चेंज करने गई थी, ताकि इसके आने के बाद वो भी चेंज कर सके। थोड़ी देर तक वो बाहर नहीं आई थी कि इसे नींद आने लगी। अभी झपकी ही ली थी कि मोबाइल पर आने वाले मैसेज नोटिफिकेशन पर इसने आंखें खोलकर देखा, मगर जब स्क्रीन पर देखा तो नींद से बोझल आंखें पूरी खुल गई। जन्नत चेंज किए मेकअप वाला चेहरा धो के बाहर आई थी कि मन्नत का फक चेहरा देखकर इसकी तरफ पड़ी। किसका मैसेज है रात के इस वक्त? जन्नत के गुस्सीले अंदाज को देखती हुई मन्नत डर सी गई। इसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा। कल कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। वो पल भर में खुद को संभाल कर स्पाट अंदाज में बोली। मन्नत, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। जन्नत ने खुले दिल से पेशकश की। नहीं जन्नत, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे कहती है मोबाइल फ़ोन थाईलैंड पर लगाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और दिल में मुसम्मम इरादा किया कि वो सुबह कॉलेज जाकर इस लड़के से दो टोक बात करेगी। आखिर वो चाहता क्या है? इसने दोनों आंखों को अपने हाथों से मसलते हुए खोला तो पहले मलके जैसे अंधेरे में सब कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। जैसे ही आंखें कुछ देखने के बाद काबिल हुई, इसने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। सामने ही बड़ी खिड़की थी जिस पर डार्क ब्लू पर पर्दा था। फर्श पर दबेस कालीन थे। सामने ही ड्रेसर था जिस पर बेशुमार प्रोडक्ट्स मौजूद थे। जैसे ही इसने नज़र दूसरी तरफ घुमाई, वहां मौजूद 2 सीटर सोफे पर बैठा शेर जमान जो इसकी तरफ मुतवज्जा था, इसे देखकर हीर के ओसान खता हुए। वो साकित आंखों से इसे देख रही थी कि क्या वाकई वो भी इसकी कैद में है। शेर जमान भी खामोश सा इसकी खौफजदा आंखों में देखकर इसकी कैफियत का जायजा ले रहा था। हीर इसके वजूद से वहशत ज़दा हुई। इसने अपने सामने देखकर पल अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो आहिस्तगी से अपनी जगह से उठी। इसे याद पड़ रहा था कि जब शेर जमान ने गुस्से में इसका दुपट्टा खींचा था तो वो वहीं कहीं ज़मीन पर गिर गया था और हीर इसके खौफ से वहीं होशो हवा से बेगाना हो गई थी। आगे क्या हुआ इसे खुद भी पता नहीं था और अब फिर से वो इसके सामने था। इस तरह नहीं चलेगा हीर, तुम्हें इनसे पूछना होगा कि वो तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं। हिम्मत करो, तुम बहादुर हो। इसके अंदर से आवाज़ आई। अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत मुजतमा करने लगी। पहले अपने खुश होठों पर ज़बान फेर के इसे तर किया, गले की गलटी उभर कर मासूम हुई। शेर भाई, आप मुझे पापा के पास छोड़ आएं प्लीज़। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। शेर जमान की सरतरीन आवाज़ सुनकर हीर के गुलाबी चेहरा जर्दी माइल हुआ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो दरवाजे की तरफ भागी। शेर जमान सोफे से टेक लगाए खामोशी इसकी कार्रवाई मुलायजा फरमा रहा था। जैसे ये ने दरवाज़ा खोला, इसे मुंह की खानी पड़ी क्योंकि दरवाज़ा लॉक था। ये ने वहाँ से भागने के लिए दूसरी राह के बारे में सोचा। इसकी नज़र इसकी खिड़की पर पड़ी तो इसकी तरफ लपकी। मैं वहाँ से कूद जाऊंगी, इसने दिल में सोचा और खिड़की की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही खिड़की के पास पहुंची, बाहर का मंजर देखकर इसकी आंखों में हैरत दर आई क्योंकि वो किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग में मौजूद थी, शायद कोई 50वें फ्लोर पर, क्योंकि नीचे रोड पर चलते हुए लोग बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। अगर वो यहाँ से कूद जाती तो इसकी हड्डियां भी नहीं बचनी थी। जैसे इसकी नज़र सामने एक शॉपिंग मॉल पर पड़ी, जहाँ शॉपिंग मॉल के नाम के साथ बड़े बड़े हरूफ में दुबई लिखा देखा तो इस दिल ने असल में जैसे काम करना ही छोड़ दिया। दिमाग फ्रीज हो गया। आंसू रवानी से बहने लगे। ये सोच ही इसे बेहाल कर देने काफ़ी थी कि वो अपने से अपने मुल्क से दूर ले आया है। वो वापस जाएगी भी तो कैसे जाएगी? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुमसे शादी करने के लिए। मगर मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, वो फ़ौरन बोली। वो क्यों? शेर ज़माने तेवरी चढ़े। आप मेरे भाई हैं। शादी से पहले सब भाई होते हैं। असल भाई सिर्फ इब्तिसाम और हसाम है और कोई नहीं। मुझे इब्तिसाम भाई और हसाम भाई के पास जाना है। प्लीज़ मुझे वहाँ वापस छोड़ आएं। मुझे बार बार अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। मैंने तुमसे कहा भी था कि जामिन से दूर रहना। हर वक्त की बेवकूफ़ियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ रहकर जितनी चाहे मर्जी बेवकूफ़ियाँ करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं।
मामा मैं यहाँ नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। वो कैसे यहाँ रह सकती थी? अपने वालिदैन से दूर ये ख्याल ही जानलेवा था। मैं जानता हूँ किसी भी लड़की को बिना रिश्ते के अपने साथ नहीं रखा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगा। फिर तुम मेरे साथ आराम से रह सकती हो। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। वो बज़िद हुई। इसके साथ रहने का सोचकर इसने हिम्मत किए जवाब आवाज़ उठाई। आप मुझसे इतने बड़े हैं, एक और वजह बताई। अब इतना भी नहीं जितना तुमने बड़े पर जोर दिया है। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और जलता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। मैं 28 का हूँ, अब यही उम्र होती है लड़कों की शादी की। तुम ही ज़्यादा छोटी हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसकी स्पॉट आवाज़ सुनकर हीर के तन बदन में सनसनी सी दौड़ गई। नहीं, मैं आपके साथ शादी नहीं, इसने इनकार करना चाहा। अगर तुम मुझसे निकाह कर लोगी तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा 2-3। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता हीर जिसे ही खामोश ज़्यादा बोलने की आदत थी, झट खुश होकर बोली, आप मुझे 2-3 दिन तक घर छोड़ आएंगे? मुँह से बला अख्तियार फिसला, क्योंकि आते इतनी जल्दी कहाँ छूटती हैं। ये अलग बात थी कि शेर ज़मान के सामने ही बस इसकी ज़बान नहीं चलती थी। नहीं, निकाह के 2-3 साल बाद, शेर ज़मान ने गंभीर आवाज़ में कहा। तो हीर के मचलते अरमानों पर ओस पड़ी। मुझे नहीं, ठा की आवाज़ गूंजी। गोली चलने की आवाज़ ने हीर की अपने दोनों कानों पर जोर से हाथ रखे और आंखें सख्ती से मीच ली। कुछ देर बाद जब इसने आंखें खोली तो सामने एक बात चिकनाचूर हुए पड़ा था। ये एक ट्रेलर था तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम मेरी बात नहीं मानते इसकी क्या हालत होती है। वो हाथ में मौजूद गन की नाल पर फूंक मारते हुए बिना हीर की तरफ देखे संजीदगी से बोला। वो तो मजीद खौफजदा हो रही थी। इस शख्स को अपने सामने पाकर जो बात ही गन के बगैर नहीं करता था। यहाँ तो बचाने वाला भी कोई नहीं नजर आ रहा था जो उसको बचाए शेर ज़मान की गन से। इट्स अ लाइन स्वैग। वो हल्का सा मुस्कुराया। हीर की खौफजदा आंखें नजरें इसके कुछ पल के लिए नमूदार होने वाले डिंपल पर पड़ी तो पसंदीदगी में ढल गईं, मगर जो ही वो गायब हुआ इसकी आंखें वापस खौफजदा दिखाई देने लगी। शेर ज़मान का इरादा हरगिज़ न था कि वो इसे खौफजदा करे, मगर निकाह के लिए इस तरह से राजी करने का इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जबकि हीर वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर जब भागने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दिया तो वो बीपी लो हो जाने से एक बार फिर बेहोश होते हुए वहीं गिर गई। शेर ज़मान ने इसे उठाकर बिस्तर पर डाला। वो खुद सोफ़ा घसीट कर इसके पास करते हुए वहीं बैठ गया और इसकी नकूश को अपनी आंखों में उतारने लगा। वो हीर के दिल से अपना खौफ ख़त्म करके अपनी जगह बनाना चाहता था, इसलिए शेर ज़मान के पास शरई हक होना लाजमी था। ये ले मैडम, ले आए हैं इसे। एक आदमी ने जामिन को ऐश डर के सामने पेश करते हुए कहा। बेवकूफ़, ये किसको उठा लाए हो? वो पहली नज़र में ही इसको पहचान चुकी थी। मैडम जी, आपने इस बाइक वाले को पकड़ने का हुक्म दिया, हमने इसकी बाइक का नंबर नोट कर लिया था। आप पर कीचड़ उछालने वाले यही थे जी। ये क्या तुम्हारे वालिद साहब लगते जो इतनी इज़्ज़त दे रहे हो इसे? वो तनफ़्फ़ुरज़दा आवाज़ में बोली। मैंने तुम्हें इसे फार्म हाउस ले जाकर रखने के लिए बोला था और तुम इसे सीधा घर ही ले आए। एक बार फिर वो इन सब की बेवकूफ़ी पर गुराई। वो एक नज़र सामने खामोश खड़े हुए जामिन पर डाली तो नज़रों का जाविया बदल गई। ओ तेरी, मुझे अब समझ में आया कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। एक मिनट टपोरी भाई लोग, आप ज़रा अपने कानों पर हाथ रखो। मुझे आपकी मैडम से एक पर्सनल बात करनी है। वो कब से खामोश खड़ा वहाँ की कार्रवाई से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। बिलाखिर इसकी खामोश टूटी तो वो गंडों की तरफ देखकर बोला और चलते हुए सामने खड़े ऐशडार के करीब गया तो वो इसके पास आने पर 2 कदम पीछे हटी। यू मिस माई किस? वो उसके कान के करीब चेहरा किए राजाना अंदाज में बोला। यू इडियट चीप वाहियात इंसान, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अगर इस ज़रा सी भी मजीद बकवास की। मुझे छू कर दिखाओ, तुम्हारे हाथ कटवा दूंगी। वो जामिन की बेहुदा बात सुनकर फुनकारी। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है मिस एथोपिया, वहाँ वैसे भी हाथों से नहीं होंठों से जूता हूँ। वो मुस्कुराकर तंजिया अंदाज में बोला। ऐश को इसके अल्फाज मजीद तैश दिला गए। वो इसकी स्मार्टनेस को कमज़ोर लोगों से तशबीह दे रहा था। एथोपिया के लोग भूख की वजह से बहुत कमज़ोर होते हैं। बांध दो इस लोफर को रस्सियों से। इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया। इसने देखा कोई भी आगे नहीं आया। क्या तकलीफ है तुम लोगों को? पकड़ो इसे, कहीं भाग ही ना जाए। मैं इसके सर पर चोड़ी। और मैडम, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मेरी तरफ से बेफिक्र है। वह करीबी सोफे पर तन के बैठ गया। ऐश इसकी टशन देकर जलकर राख हुई। ऐसा क्या करूं इस उम्र भर के लिए अपना गुलाम बनाऊं? वही लाउंज में इधर से उधर चलते हुए सोचने लगी। सुनो, वो लठमार अंदाज में बोली। जी सुनाए, वो इसी के अंदाज में बोला। मेरे बाबा को बहुत ख्वाहिश है मेरी शादी की, तो इसमें जामन दी ग्रेट क्या कर सकता है? तुम मुझसे शादी करोगे? इसने खुद ही अपना प्रपोजल पेश किया। वाओ गैंगस्टर गर्ल, आई एम इम्प्रेस्ड। कहीं पहली बार में जामिन दी ग्रेट पर दिल तो नहीं आ गया जो मुझे देखते ही शादी की ऑफर कर दी। बड़ा आया। शक्ल देखिए कभी शीशे में, वकालत ज़दन आवाज़ में बोली। देखिए जी, बिल्कुल देखिए। जब जब आईने में खुद को देखता हूँ वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दूर हो जाओ जामिन, मैं तुम्हारी वजाहत की ताब नहीं ला सकता। वो ड्रामाई अंदाज में बोला। नमूना। वो होंठ घुमाकर बोली। वैसे सोच लो, एक बार मुझसे शादी करना महंगा भी पड़ सकता है। जामिन ने इसे वार्न किया। तुम जैसे बहुत आए और बहुत गए। वो इनकारा बढ़कर बोली। ऐसे शादी करके मेरी तो ऐश ही ऐश। वह शानदार घर पर तफसीली निगाह डालकर बोला। जामिन हर काम डंके की चोट पर करता है, पहले से बता रहा हूँ। तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगा, फिर सब कुछ मेरा। वो सोफे पर टेक लगाए बोला। डरा रहे हो मुझे? वैसे बहुत ही बकवास कोशिश थी, अगर ऐसा है भी तो। वो नखों से नाक सिकोड़ के बोली। इस शादी की एक कंडीशन और भी है। ऐश ने दोबारा से मुखातिब किया। वो क्या? तुम्हें इसी घर में रहना होगा, घर दामाद बनकर। ओ तेरी, आज तो दिल ही खुश कर दिया। कसम से बचपन ही से बड़ी ख्वाहिश थी घर दामाद बनने की। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला। वैसे मैडम जी, एक बात पूछूं?
पूछो, वो बेजारगी से गोया हुई। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं, जबकि आप तो मुझे जानती भी नहीं। अभी बताया तो है, मेरे पापा की ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूँ। वो बीमार हैं, वो मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, बस यही वजह है। लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना इस नए काम के लिए? वो दांतों की नुमाइश किए बोला, कहीं आपको इस नाजीज की किस्म में दिलचस्पी तो नहीं? सारी उम्र मुझसे लिपटे रहने की ख्वाहिश टाइप। शट अप, वो जोर से चिल्लाई। बड़े आए इमरान हाशमी कहेंगे। वो तो आपने इसके सीन चीन देख रखे हैं। चलो ठीक है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, वो चिल्लाई। हाय, मुझे मासूम पर इतना चिल्लाइए तो मत, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और सबसे अहम बात कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अभी तक आप जैसी किसी हॉट लड़की को अच्छे से अंदर तक देखा भी नहीं। वो चेहरे पर मासूमी समझाए दुहाई देने के अंदाज में बोला, तुम और मासूम 100 खरान मरे होंगे तो तुम एक पैदा हुए होगे। वो सर झटक कर बोली, वाह मैडम जी, क्या रोशन ख्यालात हैं आपके मेरे बारे में। इतने कम वक्त में इतना जान गई मुझे। चलें, बस एक लास्ट बात का जवाब दे दें। करो बकवास, वो जलकर बोली। आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी ये शादी वाले ऑफर कबूल कर लूँगा? मुझे 100% यकीन है कि तुम कबूल कर लोगे, वो पुरयकीन अंदाज में बोली। वही तो पूछ रहा हूँ, बताएं। मुझे लगता है कि तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद करते हो, वरना कोई भी लड़का फर्स्ट मीटिंग में किसी भी इतना फ्रैंक नहीं होता। लगता है तुम मुझे, वो क्या कहते हैं इसे, हाँ याद आया। वो सर पर हाथ मार के बोली, लव एट फर्स्ट साइट वो हो गया है मुझसे, इसलिए शादी की ऑफर कर दी। जहाँ जाना कि किसे पसंद नहीं, वो मगरूरन अंदाज में बोली। वारे सिन पे मुखालिफ तेरी खुश फहमियाँ, वो तासब से सर हिलाकर बोला। फिर अपना जवाब बताओ। जवाब जब पता है तो पूछती क्यों हो? वो जीन्स की पॉकेट में हाथ घुसाकर बोला, यानी कि तुम्हारा जवाब हाँ है? बुलाऊं फिर मौलवी को? नेकी और पूछ पूछ, वैसे भी मैं भी एक मशरकी लड़का हूँ, अपने वालदैन के बिना निकाह नहीं करता। वो अपनी उंगली का नाखन दांतों तले चुपाकर लड़कियों की तरह शर्माते हुए बोला, तुम पूरी की पूरी फिल्म हो। ऐश डार ने इसकी अदाकारी पर तंजिया लबो अंदाज में कहा, ये शादी आम शादी जैसे नहीं है, मुझे सबका शामिल होना ज़रूरी है। मैं तुम्हें किडनैप कर निकाह कर रही हूँ और तुम सारा गाँव इकट्ठा करने की तैयारियों में हो। 2-3 साल तक रहेगी ये शादी, जैसे ही मुझे कोई सुटेबल लड़का मिल गया मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इसके बात पर जामिन ने इसके तरफ देखकर पूरे सरार मुस्कुराहट उछाली। बुला लो मौलवी को, अगर इस वक्त आने से अकेली राजी ना हो तो उठा कर ले आना, ये ना हो दूल्हा मुकर जाए। इस अपने आदमियों को हुक्म दिया तो वो बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वो करीबी मस्जिद के मौलाना साहब को अपने साथ ले आए। हक महर कितना लिखूं, इस उन्होंने दूल्हा दुल्हन दोनों की तरफ देखकर पूछा। गरीब सा बंदा हूँ, ज़्यादा मत लिखिएगा, वो चेहरे पर मासूमियत सजाए बोले। अब इतने भी गरीब नहीं लगते, जिसके पास हैवी बाइक हो वो गरीब होना नामुमकिन। इसने मानने से इनकार किया। सच में हम बहुत गरीब हैं, घर में खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं। ये बाइक तो मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके खरीदी है, क्योंकि मुझे बचपन से ही इसका शौक था। जामिन ने बड़ी महारत से बहाना गढ़ा, बहुत ही कोई चालू चीज़ हो तुम। आपसे कम मैडम जी, वो इसकी आंखों में देखकर दूबदू बोला। 5 लाख लिख दे, ऐश ने मौलाना साहब से कहा। हाय, कुछ तो रहम करे मुझ गरीब पर। इतना रुपया पैसा लेकर कहाँ, क्या कब्र में जाना है? मुझसे क्यों निकलवा रही हो? इसलिए तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोचो भी नहीं, और अगर ऐसा करना चाहो तो मुझे इनकी वजह से छोड़ नहीं पाओ जब तक मैं ना चाहूँ। चलें ठीक है, जैसे आप खुश हैं वैसे ही है ये ना चीज़ भी खुश। आप लोगों के सरपरस्त और गवाहों की ज़रूरत है। मौलाना साहब बोले, ये सब क्या घास खाने आए हैं? इनकी गवाही डाल दो, ऐश डार ने ढूंढों की तरफ देख कर कहा। वैसे भी मेरे पापा पैरालाइज हैं, वो साइन नहीं कर सकते, आप अंगूठा लगवा दें इनका। ओके, इसने जवाबन कहा। मौलाना साहब के पूछने पर दोनों तरफ से कबूलियत के साथ मिली तो वो दोनों एक पाकीज़ा बंधन में बन गए। मौलवी साहब चले गए, अब तुम लोग भी फुर हो जाओ। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वैसे भी कबाब में तुम जैसे हड्डियों का क्या काम। वो खड़े होते हुए ऐश डार के पीछे से हाथ गुजारकर इसके शाने पर हटते हुए गुंडों से बोला, कितनी चीप लैंग्वेज यूज़ करते हो तुम। वो इसका हाथ अपने शाने से झटक कर बोली, क्या करूँ मेरी गैंगस्टर बीवी जी, आपको देखकर ऐसा बोलने का दिल करता है। ये बार बार क्या बीवी की रट लगा रखी, खबरदार जो ये लफ्ज़ बोला दोबारा। आप बीवी को बीवी नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? जो मर्जी बोलो मगर ये नहीं। अच्छा फिर गैंगस्टर चलेगा? शट अप, वो माथे पर शिकन डालते हुए बोली। ओके फिर मैं भी चलता हूँ। वो बाइक की तरफ बढ़ने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम? अपने घर। हमारी बात हुई थी इस बारे में कि तुम यहीं रहोगे। मैडम जी, आपने निकाह किया है, ख़रीदा नहीं है मुझे जो आपके हर हुक्म की तामील करूँ। मगर इसने रोकना चाहा। मेरी एक बात ज़हन में बिठा लो, जामिन दी ग्रेट तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, तो फिर तुम क्या चीज़ हो? लड़कियों को किडनैप करके हज़ारों लोग शादी रचाते होंगे, मगर एक लड़के को किडनैप कर शादी रचाने का सवाब सिर्फ आपने कमाया है। वो कारदार नज़रों से इसे देखते हुए बोला, एक लड़का इतना कमज़ोर कभी नहीं होता कि आसानी से एक लड़की के डराने पर इसे शादी के लिए इकरार कर दे। एहसान मानो मेरा जो तुम जैसी छछूंदर से शादी कर ली। इसकी बातों पर गुस्से में तिल मिलाने लगी। इसे अपने ज़ब्त की तनाबें टूटती हुई महसूस हुई, मगर मुठियां भींचकर खुद पर कंट्रोल करने लगी, जो वाकई एक मुश्किल अमर था, खासकर ऐश डार के लिए। ऐश का सुर्खी माल चेहरा देखकर वो ज़रा सा ढीला पड़ा।
अपने घर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, उन्हें भी तो बता दूँ अपनी शादी का, और फिर वहाँ से अपना सामान भी तो लाना है। आ जाऊँगा, डोंट वरी। ज़ामिन खान अपना वादा नहीं भूलता। चलो तुम भी क्या याद करोगी, जाते जाते तुम्हें अपने हाथों की चाय पिलाकर जाता हूँ, पियोगी? जितना तुमने दिमाग खाया है चाय तो बनती है। वो इसकी बातों से मुतफिक होकर थोड़ा पुरसकून अंदाज में बोली। सब वहाँ से जा चुके थे। ऐश ने ज़ामिन का किचन का बताया और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ज़ामिन किचन में चाय बनाते हुए सोचो कि ताने बाने बुन रहा था, फिर इसके नाबी लब खुद मुस्कुराहट में ढले। तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं, लड़कियों के रूम में बिना नॉक किए नहीं आया जाता। ऐश डर जो अपनी नाइटी मुलविस बिस्तर पर बैठी ही थी, ज़ामिन को चाय का कप पकड़े वो अंदर आते देखकर ऊंची आवाज़ में बोली और जल्दी से खुद पर कंफर्टर ओढ़ लिया। इजाज़त लड़के के कमरे में जाने के लिए जाती है, बीवी की नहीं। वो इसे आईना दिखा गया। अपनी लिमिट्स में रहो, वो तंबीही अंदाज में बोला। अभी लिमिट्स देखे कहाँ है जानम। वो चाय का कप इसके हाथों में दिए जुमानी अंदाज में बोला। मुझे चाय मिल गई है, अब तुम यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। वो स्पार्ट अंदाज में बोला। बड़ी ही बेमुरब्बत हो तुम गैंगस्टर। ना तो चाय की पेशकश की, ना ही बैठने की दावत दी। वही पहली बार शोर रूम में आए, अच्छे से इस्तकबाल करो। घटिया तरीन मशवरे का बहुत शुक्रिया, वो स्पार्ट अंदाज में बोली। ज़ामिन खुद जाकर सोफे पर बैठ गया। ऐश डार ने चाय का घूंट भरा। कैसी है, ज़ामिन ने पूछा। ठीक है, वो लठमर अंदाज में बोला। ओके मैं चलता हूँ। वो अपनी जगह से उठा। ठीक है, वो फक्त इतना ही बोली से अपना सर भारी होता हुआ लगा और आंखें नींद के खुमार से बोझल होती महसूस हुई। वो अपनी पेशानी को मसलने लगी। लेट जाओ। ज़ामिन के पास करीब से आई तो वो लेट गई। ज़ामिन ने इसके पर कंफर्टर दुरुस्त किया। वो वहीं खड़ा इधर उधर नजरें दौड़ाई तो सामने ही एक राइटिंग पैड और पेन नजर आया। तो उसके दिमाग में आइडिया है और उसने इस पर अमल दरामद करने का सोचा। मैं तुमसे बर्तन धुलवाऊंगी। वो नींद में ज़ामिन से मुखाते हुए अपने दिल की बात बताने लगी। और क्या करवाएंगी? ज़ामिन ने मुस्कुराकर पूछा। तुमसे पाँव दबाऊंगी और तुमसे जूते पॉलिश करवाऊंगी और तुमसे खाना बनवाऊंगी और इसे सारे रात इस हालत में गुड़बा रहा था। तुम्हें अपना गुलाम बुलाऊंगी हमेशा के लिए। वो क्यों? तुमने मेरे साथ जो किया इसका बदला लूंगी। वो नींद में सारे राज उगल रही थी क्योंकि ज़ामिन ने इसके चाय में नींद की गोली जो मिला दी थी। ये सारे काम तुमसे ना करवाए तो मेरा नाम बदल देना, गैंगस्टर वाइफ। मैडम जी, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। ज़ामिन ने आवाज़ बदल कर कहा। कौन सी फाइल है? वो नींद में भी ऑफिस के काम में होशियारी दिखा रही थी। मैडम ये। ज़ामिन ने दो पल सोचकर फिर कुछ सोच समझा नहीं आया तो अपनी ही कंपनी का नाम बोला। मैडम ये खान कंस्ट्रक्शन कंपनी की फ़ाइल है। अच्छा, हमारी कंपनी के साथ वो कंपनी मर्ज होने के लिए मान गई? जी मैडम जी, इसलिए आपके साइन चाहिए। लाओ दो। ज़ामिन की नज़रों का मरकज़ इसके भरे भरे गुलाबी लब थे। इसने बंद आंखें खोलने की कोशिश की मगर सब धुंधला सा दिखाई दिया और उस कागज़ पर साइन किए फिर से बिस्तर पर गिर गई। और ज़ामिन वो कागज़ अपनी पैंट की पॉकेट में डाला। गुड नाइट माई डेंजरस प्लस गैंगस्टर वाइफ। वो इस पर झुका और इसके लब अपने लब इसके लबों से उलझाए तो ऐशो नींद में डूब चुकी थी। नींद में भी इसे अपना आप छुड़वाने की भरपूर कोशिश करने लगी। अब शादी के बाद इतना हक तो बनता है, शोर का पहला समझकर कबूल करो। वैसे छोड़े, इसका गाल थपथपाकर शरारत से बोला। तुम? वो नीम व आंखों से और भीगी आंखों में इतना ही बोल पाई। इसकी तरफ उठी हुई उंगली नीचे गिर गई। वो फिर से आंखें मूंद गई। ज़ामिन मुस्कुराकर बाहर निकल आया। अस्सलाम वालेकुम शहरयार भाई, आप यहाँ? बरीरा ने शहरयार और हसाम को अंदर आते देखकर सलाम करते ही हैरत से पूछा। अभी हम कुछ देर में आपके यहाँ आने ही वाले थे, हसाम और जायशा का नाश्ता लेकर। नहीं, इस सब की ज़रूरत नहीं, शहरयार ने सादा से अंदाज में कहा। सब नाश्ते की रस्म पर जाने के लिए तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकले तो शहरयार और हसाम को देख। सब ठीक तो है? जैगन ने शहरयार के चेहरे पर शुक्नों का जाल बिछा देखा तो पूछा। जैगन, कल रात से हीर नहीं मिल रही। सब इनकी बात सुनकर हैरान रह गए। कहाँ है हीर, कहाँ गई? सुनाश परेशानी से बोली। कल रात से इसे ढूंढ रहे हम दोनों, सारा घर देख लिया, शादी हाल छान मारा, शहर के सारे हॉस्पिटल, गलियां कूचे सब छान मारे, मगर कहीं इसका कोई भी पता नहीं चल सका। शहरयार, परेशान मत हो, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी हीर। जरियार ने इसके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। बहुत मासूम है हमारी हीर, न जाने कौन होगा जिसने हमारे साथ ये दुश्मनी निकाली है। जरशाल ने कहा। सच कहा जरशाल, हमारी हीर बहुत मासूम है, ज़रूर कोई इसे ज़बरदस्ती साथ ले गया होगा। नुनाश ने भी इसकी तायीद की। आपके कोई अराइवल्स तो नहीं? जमार ने शहरयार से पूछा। नहीं जमारे, मेरी किससे भी कोई दुश्मनी नहीं। फिर कौन हो सकता है? अगर किसी ने किडनैप किया तो अभी तक तो पैसों की डिमांड आ जानी चाहिए थी। जैगन ने कुछ याद करते हुए कहा। आपको किसी की कॉल भी नहीं आई? नहीं जैगन, शहरयार ने हारे हुए जवारी की तरह कहा। कल रात से ना तो इब्तिसाम का फ़ोन लग रहा है, न जाने वो कहाँ चला गया, और अब हीर की गुमशुदगी। मेरा तो घर ही बिखर कर रह गया। वो शिकस्ता लहजे में बोला। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं। जरियार ने कहा। असाम, तुमने और कहाँ चेक किया? मैंने तो सारे अड्डे, रेलगाड़ी और मुसाफिरों की सारी लिस्ट चेक की है, मगर किसी में भी हीर नामी मुसाफिर का कोई नाम नहीं। तुम्हारी तो सब एयरलाइंस में वाकफियत होगी, वहाँ से पता कराओ। जैगर ने इसे मशवरा दिया। सबसे पहले मैंने यही काम किया था, मगर आज से अब तक किसी भी हीर नामी मुसाफिर ने जहाज़ का सफ़र नहीं किया। सामने परेशानी से कहा। क्योंकि शेर जमान हीर को अपने प्राइवेट प्लेन में दुबई लेकर गया था, इसलिए किसी को भी कुछ पता नहीं चल सका इसके बारे में। पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी लिखवा देते हैं, फिर हम सब अपनी अपनी कोशिश करेंगे इसे ढूंढने की। जामिन कहाँ है? शायद इसे कुछ पता हो। शहरयार ने इसके बारे में जमारे से पूछा। वो नालायक निकला होगा, अपने ही जैसे आवारा दोस्तों
के साथ आवारागर्दी करने, और क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरे बाबा ने मुझे इतने अच्छे अल्फाज में याद किया तो मैं हाजिर हूँ। जामिन जो दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था, ज़मारे की बात सुनकर जवाबन बोला। अंदर आया तो सबके चेहरे पर खुशी की बजाय परेशानी के आसार नुमाया देखे तो पूछे बिना ना रह सका, क्या हुआ, सब इतने खामोश क्यों हैं। जामिन, हीर नहीं मिल रही। हसाम ने उसे बताया। वो कहाँ जा सकती है, इसे तो किसी रास्ते का भी नहीं पता। वो परेशान कुन अंदाज में बोला। हम सब इसे ढूंढने की अपनी अपनी कोशिश करते हैं, तुम भी इसे ढूंढो। इसके स्कूल के दोस्तों से भी कॉल करके पता करो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। मैं शेरजमान को कॉल करके बता देता हूँ, शायद वो इस सिलसिले में हमारी कोई मदद करे। जेगन ने कहा। नहीं, इसे रहने दो, गुस्से का वैसे ही बहुत तेज़ है, फूल लड़ने मरने पर तुल जाता है। अगर इसे हीर की गुमशुदगी के बारे में पता चला तो इसे ढूंढने के लिए सारे शहर को तहस नहस कर देगा। अब सारे शहर का सुकून क्यों बर्बाद करें। शहरियार ने अपनी आखिरी बात पर फीकी से मुस्कुराहट लाते कहा। अच्छा चलते हैं। शहरियार जरियार ने मुझसे मुखातिब कहा। रिसेप्शन फ़िलहाल रहने दो, जब हीर मिलेगी तो देखेंगे। बहुत शुक्रिया। शहरियार ने इसे तशक्कुराना नज़र से देखकर कहा, जैसे इस वक्त मुश्किल वक्त में इनके सर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो, क्योंकि इस माहौल में वो फिल वक्त रिसेप्शन नहीं कर सकते थे। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, हमारी खुशियाँ जब एक हो सकती हैं तो गम एक से क्यों नहीं। यमुना और जायशा का ख्याल रखना, हम सब जल्द आएंगे। पहले सब हीर को तलाश करते हैं। जरियार ने कहा तो सब अपनी जगह से उठ गए। हसाम और शहरियार खाली हाथ घर लौटे। बाबा, आप जाकर मामा को संभालिए, मुझसे उन्हें देखा नहीं जाएगा। हसाम ने शहरियार से कहा तो वो अंदर चले गए। ऐलान की क्यारी में सुबह की ठंडी हवा के दोष पर लहराते हुए फूलों ने हसाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। ये फूल जायशा को बहुत पसंद थे, इसीलिए हसाम ने इसे अपने घर के गार्डन में लगा रखा था। इसने इन फूलों के करीब जाकर उन्हें नरमी से तोड़ा और एक खूबसूरत सा बुके बनाया, फिर अपने रूम में चला गया। दरवाज़ा खोला तो अभी तक अरूसी लिबास में मुलविस इसके बिस्तर पर ख्वाब खरोश के मज़े लूट रही थी। हसाम ने इसके चेहरे पे के करीब बिल्कुल वो फूलों का गुलदस्ता रख दिया और खुद को फ्रेश होने वाले के लिए वॉशरूम में चला गया। फूलों की भीनी भीनी महक कमरे में फैली तो उसकी नतनों से भी टकराई। जायशा ने अपनी आंखें खोली और इसकी नज़र अपने पसंदीदा फूलों पर पड़ी तो इन्हें हाथों में अपने नाक के करीब मजीद करीब लाई और इन्हें सूंघकर इनकी दिलफरेब मैसूर कुन महक अपने अंदर उतारी। दिलो दिमाग सुबह सुबह तरोताज़ा हो गया था। हसाम इसे ऐसा करते देख चुका था, मगर खामोश खड़ा अपने मुँह चेहरा साफ किए टॉवल की तरफ एक तरफ रखा। कहाँ गए थे, इसने हसाम से पहले सवाल पूछा, क्योंकि वो सारी रात गायब था। हीर नहीं मिल रही। क्या कह रहे हो, हीर नहीं मिल रही और तुम इतने सुकून से खड़े हो। वो गुस्से में आकर बोली। सारी रात इसे ही ढूंढता रहा हूँ, अभी वापस आया। फ्रेश होने के बाद पुलिस स्टेशन जाने का इरादा है, हसाम ने सादा लहजे में बताया। वो शर्मिंदा हुई, वो भी तो इसका भाई था, आखिर वो कैसे लापरवाही बरत सकता था, इसने दिल में सोचा। हीर का कुछ पता चला नहीं। तुम्हारे कपड़े ले आया हूँ, वो सामने रखा है बैग। कपड़े तब्दील कर लो, फिर मम्मा के पास चली जाओ, उन्हें स्पोर्ट की ज़रूरत है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं। वो अपना रवैया ज़्यादा बेहतर नहीं रख पा रही थी, अभी भी शायद कुछ तलखी बाकी थी अंदर। जायशा ने बैग खोलकर इसमें से एक हल्के काम वाला कदर सादा सा जोड़ा निकाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद बात ली वापस आई तो वो वहीं मौजूद था। जायशा ने अपने बालों को टॉवल से झटक कर इनमें ब्रश फेरा और उन्हें खुला छोड़ दिया, क्योंकि वो गीले थे। हसाम को शीशे में अपनी तरफ बढ़ता देखकर इसके ओसान खता हुए इसने जायशा के पास आकर इसके भीगे बालों को, जिनमें से पानी की बूंदें टपक कर इसकी पुश्त को भिगो रही थीं, उन्हें इकट्ठा किए शाने की एक तरफ रखा। जायशा ने जोर से आंखें मीच ली। इसे अपनी गर्दन पर हसाम की गर्म सांसों की तपिश सहारना दो बार लगा। चंद लम्हों बाद इसे अपनी गर्दन पर कुछ ठंडक का एहसास हो तो इसने अपनी आंखें खोली और शीशे में खुद को देखा, जिसकी खाली गर्दन पर अब गोल्डन की चैन जगमगा रही थी, जिस पर जेड और एच दोनों को जोड़े अल्फ़ाबेट का पेंडेंट बना था। वो इंतहाई खूबसूरती से बनाया गया था। जायशा, हसाम की फुसूखेज़ आवाज़ इसकी समातों से टकराई तो जायशा ने आईने में ही अपनी पुश्त पर खड़े हसाम को देखा। मेरी मोहब्बत को कभी हवस से तशवीह मत देना, वरना जीते जी मर जाऊंगा। मेरी मोहब्बत नहीं, अकीदत है तुम्हारे लिए। वो इसके नम बालों पर अपने लब रख कर बोला और थोड़ा सा पीछे हुआ। इसे मेरी अकीदत समझना, कहते हुए रूम से बाहर निकल गया, पीछे जायशा को हैरान छोड़कर। आप लोगों ने टीवी पर न्यूज़ देखी, ज़माने ने लाउंज में लगी एलसीडी ऑन करते हुए सबको मुतवज्जा किया। नहीं, कल से टीवी ऑन ही नहीं किया। मैं इसलिए यमुना को आज यहाँ लाया हूँ ताकि आप लोग इसे समझाएं कि हीर मिल जाएगी। कल से ना तो इसने कुछ खाना खाया ना कुछ पिया, बस रोई चली जा रही है। शहरियार ने कहा। यमुना प्लीज़ रो को खुद की तबीयत ख़राब मत करो, सब ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही जल्दी मिल जाएगी। बरीरा ने यमुना को तसल्ली दी। जायशा और हसाम भी साथ हैं इनके, वो भी वहीं मौजूद थे। ज़माने ने टीवी ऑन किया। ये देखिए न्यूज़ हीर जिस स्कूल वैन में रोज़ाना स्कूल जाती थी, आज सुबह इस वैन को अगवा कर लिया गया है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अगर आज हीर होती तो शायद वो भी इस वैन में। आगे इससे बोला ही ना गया। खुदा खैर करे इन बच्चियों पर, इन्हें सही सलामत रखे, इनकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए और मेरी बेटी की भी, वो जहाँ भी है। यमुना ने रोते हुए ऊंची आवाज़ में हाथ उठाकर दुआ मांगी तो सब ने इस पर आमीन कहा। यमुना बस करो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा, तुम ये थोड़ा सा जूस पियो, सब ठीक हो जाएगा। जरशाल ने इसके आगे गिलास बढ़ाया। ज़यान, तुम इस बारे में क्या खबर थी? नहीं डैड, इस मामले में तो थी तो नहीं, मगर अब शायद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ चला गया। जामिन, तुम्हें कुछ पता चला? जैगन ने इसे पूछा। नहीं बड़े पापा, वो सर झुकाकर बोला। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरी बहन को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, कहीं कहीं से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। आज सुबह दोबारा से पुलिस स्टेशन गया था, मगर वहाँ से भी कोई पेशरफ्त हुई होती नज़र नहीं आ रही। सारा शहर छान मारा, मगर कहीं भी हीर का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हसाम परेशानी से माथे पर शिकनों का जाल बिछाए बोला।
हीर को यहाँ आए दूसरा दिन था। इतने वक्त में बस इतना ही हुआ था कि शेर जमान इससे निकाह कर चुका था। इसके बाद इसे फ्लैट में छोड़े न जाने खुद किधर निकल गया था कि अभी तक वापस नहीं आया। शाम के 5 बजे इसकी वापसी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। इसे इधर उधर निगाह दौड़ाई मगर इसे हीर कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो वापस अपने रूम में गया मगर वो खाली था। फिर साथ वाले रूम का दरवाज़ा खोलना चाहा तो अंदर से लॉक था। हीर दरवाज़ा खोलो। शेर जमान की भारी आवाज़ सुनकर हीर के दरवाजे के साथ चिपक गई। हीर दरवाज़ा खोलो। इसने दरवाज़ा ना किया। इस बार दरवाज़ा ना खोला तो मुझे इसे तोड़ना भी आता है और अगर मैं इसे तोड़कर अंदर आया तो बहुत बुरा होगा। शेर जमान ने इसे ऊंची आवाज़ में धमकाया। हीर ने बेडशीट खींचकर अपने वजूद पर लपेट ली और दरवाज़ा खोला। बाकी इसकी धमकी काम करके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा क्यों लॉक था? वो भ्रू अचकाकर स्पॉट अंदाज में बोला। हीर कांपती हुई वजूद के साथ दीवार से चिपकी रही। तुमसे पूछ रहा हूँ और ये बेडशीट क्यों लपेट रखी है? उतारो इसे। शेर जमान ने इसे उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नहीं प्लीज़। इसे नफ़ी में सर हिलाए। क्यों? शेर जमान ने इसकी फजूल की जिद की परवाह किए बिना इस पर से बेडशीट खींची। पहले तो इसकी हालत देखकर हैरान हुआ, फिर मामला समझ में आते ही परेशान हुआ, फिर आखिर में शर्मिंदगी से पशेमान हुआ। हीर की लरजती हुई पलकों को देखा जो गालों को छू रही थी। शर्म और हजालत से देखते गाल जो सुर्ख गंधारी अनार की मानंद हो चुके थे मगर इसकी आंखों से आंसू रवां हो चुके थे। शेर जमान ने वापस इस पर वही बेडशीट लपेट दी। बैठ जाओ। इसकी तरफ से रुख मोड़कर बोला। बिस्तर खराब हो जाएगा। हीर की कपकपाती हुई आवाज़ आने लगी। बिस्तर नया लग जाएगा। तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे दर्द हो रही है। वो सर झुकाए हुए बोली। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो स्पॉट अंदाज में कहता हुआ कमरे का दरवाज़ा बंद किए बाहर निकला। आज पहली बार इसे हजालत का सामना करना पड़ा। और लड़ाओ बच्ची सेज के सब तो भुगतना ही पड़ेगा। जानता था लिटिल प्रिंसेस की देखभाल में मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा मगर पहली बार में ही इस किस्म की मुश्किल का सामना हो जाएगा ये तो मेरे वहम गुमान में भी ना था। इसने सिर के बालों में उंगलियां फेरते हुए खुद कलामी की। हेलो जाहिद। जी सर। मगर घर से किसी को साथ लाओ मेरे फ्लैट में। जी सर अभी लाता हूँ। हेलो डॉक्टर, प्लीज़ अपने हॉस्पिटल से किसी लेडी डॉक्टर को भेज दें, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। इसने वहाँ परेशानी से वहीं खड़े खड़े खून मिलाए। अब वो लॉन में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। अरे अम्मा जान, आपने क्यों तकलीफ की? इसने नहायत धीमे लहजे में कहा और अम्मा जान का हाथ पकड़कर उन्हें बैठने में मदद दी। इस नालायक को मैंने आपको लाने के लिए तो नहीं कहा था। नहीं नहीं, जाहिद तो साइमा को ही अपने साथ ला रहा था। मैंने ही इसे कहा मुझे भी साथ ले चलो। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए? क्या एक माँ अपने बेटे को मिलने नहीं आ सकती? बिल्कुल ज़रूर, आपका जब दिल चाहे तब आ सकती हैं। जी सर, आपने किस काम से बुलाया? अंदर मेरी वाइफ है, साइमा सिस्टर को इनके पास भेज दो। इसे कुछ मदद की ज़रूरत है। ये कुछ पैसे ही हैं, ये रख लें, जो भी बताए इसे ला दीजिएगा। ये कहते ही शेर जमान ने अपने वॉलेट से कुछ नोट निकाल कर इसकी तरफ रखे। मेरे बेटे की शादी भी होगी, मुझे तो दिखाओ अपनी दुल्हन। अम्मा जान ने मुसरत लहजे में कहा। अम्मा आए अम्मा जान, मैं आपको ले जाती हूँ। साइमा इनका हाथ पकड़कर अंदर कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। साइमा ने सिर्फ सलाम किया मगर अम्मा जान ने एक कमसन लड़की को देखकर हैरान हुई, फिर मुस्कुराने लगी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी दुल्हन है। सदके जाऊँ अपने बेटी की पसंद पर, बिल्कुल परियों जैसी है। तुम्हें पता, जब मेरी शादी हुई तो मैं भी तुम्हारी उम्र की ही थी। अम्मा जान इसके पास आते ही अपनायत से बोलने लगी। ये ने परेशानी से इन्हें देखा कि ना जान ना पहचान, और वो हैं कौन जो इसके साथ पहली मुलाकात में इतनी अपनायत दिखा रही हैं। इसने दिमाग पर जोर डाला तो इनकी तरफ देखकर इसे कुछ याद आया। बीबी जी, आपको क्या चाहिए? साहब ने मुझे भेजा है कि आपको जो चाहिए मैं ला दूँ, आप बताइए मुझे। ये ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। अब वो एक अनजान लड़की को कैसे बताती? फिर हिम्मत किए इसके कान में बताया। जी ठीक है बीबी जी, मैं अभी आती हूँ। तो संजीदगी से कहते हुए बाहर निकली। मैंने आपको कहीं देखा है? वो सोचती हुई बोली। हाँ याद है, मैंने आपको सड़क पर देखा था। शेर जमान भाई आ कहते ही इसकी जबान को एकदम ब्रेक लगे क्योंकि आज सुबह ही तो ताज़ा ताज़ा इनका निकाह हुआ था और शेर जमान ने इसे अपने नाम के साथ ये भाई का दमछला लगाने से सख्ती से मना किया था। अच्छा, तुमने भी वो देखा था जब शेर बेटा ने जाहिद को मारा था? वो याद करते हुए बोली। वो दिन कैसे भूल सकती थी जब हीर ने रोड पर शेर जमान को किसी लड़के के मुंह पर पंच मारते हुए देखा और उसके नाक से खून बहने लगा था। वो सब फिर से याद आते ही हीर ने झुरझुरी ली। उन्होंने आपके बेटे को मारा था? हाँ, मेरे ही बेटे को मारा था, उन्होंने इकरार किया। तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर बहुत ही नेक दिल इंसान है। हमारी ज़िंदगी में वो तो एक फरिश्ता बनकर है। वो इसकी तारीफ में रत्बुल लिसान हुई। जो इंसान गन से नीचे बात नहीं करता वो अच्छा कैसे हो सकता है? हीर ने दिल में सोचा। अगर उन्होंने आपके बेटे को मारा था तो आप उन्हें अच्छा क्यों कह रही हैं? हीर ने दिमाग में आया सवाल पूछ डाला। बस एक क्या बताऊं दुल्हन, हम बहुत ही गरीब की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हम बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। 2 वक़्त की रोटी भी नहीं थी मगर मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था। मेहनत मज़दूरी करता था। मालिकों ने भी इसे निकाल दिया और हमारे घर में 3 दिन से फाके थे। मुझ बूढ़ी माँ की भूख इससे बर्दाश्त ना हुई तो इसने मुझे अपने साथ ले जाकर सड़क पर छोड़ दिया कि कोई मुझ बुढ़िया पर रहम करके मुझे एक वक्त का खाना खिला देगा। वो मुझे छोड़कर जा रहा था और मैं इसे आवाज़ें दे रही थी कि मुझे अपने साथ रखे, चाहे खाना खिलाए या ना भी दे तो ठीक है, मगर मैं ऐसे दूर नहीं रह सकती। वो मुझे छोड़कर जा रहा था तभी शेर जमान वहाँ आया और इसने जाहिद को मारा और इसे मुझे यूँ छोड़कर जाने की वजह पूछी तो जाहिद ने इसे सच बताया। शेर जमान मुझे मेरे बेटे और बहू को एक घर में ले गया। कुछ दिन हम वहाँ रहे। वो हमारा ख्याल रखता था, हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा करता था। फिर इसने ही हमारे पासपोर्ट वगैरह का इंतज़ाम किया और अपने पास यहाँ ले आया। जाहिद को भी इसने
काम दिया और मुझे माँ का दर्जा देता है, बहुत इज़्ज़त करता है मेरी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसा फ़रिश्ता सिफ़्त इंसान मिला। बीबी जी साहब ने ये कपड़े दिए, फ़िलहाल इससे गुज़ारा करें। वो कह रहे हैं कि कल नए ला देंगे। आए बीबी जी साहिबा इसे अपने साथ लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई और फिर ज़रूरत की अशिया दिए खुद बाहर निकल आई और बिस्तर तब्दील किया। अम्मा जान आएँ घर चलें, भाई डॉक्टर आई हैं, उन्हें अंदर आना है, हम फिर कभी आएँगे मिलने बीबी जी से, अभी हमें मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है चलते हैं। वो दोनों बाहर निकल गईं। हीर ने देखा वो शेर ज़मान का ट्राउज़र और हाई नेक थी। ट्राउज़र को पाँचों से फ़ोल्ड किया, फिर हाई नेक पहना जो उसके घुटनों को छू रही थी। वापस आकर बिस्तर पर लेट गए। डॉक्टर ने आपने ठीक से चेकअप किया है ना? लेडी डॉक्टर हीर के चेकअप करने के बाद कमरे से बाहर निकलते ही शेर ज़मान ने बेचैनी से पूछा, सब ठीक है सर, ऐसे दिनों में दर्द होना आम सी बात है। आपके लिए होगी आम सी बात, अगर इसे ज़रा सा भी दर्द हुई तो मैं वो धमकी अमेज़ अंदाज में बोला। डॉक्टर इसके जुनूनी अंदाज से डरकर 2 कदम पीछे हुई। मैंने पेन किलर दे दिया, आप इन्हें दूध गर्म करके पिलाएं, जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वो तेज़ी से कहते हुए अपनी जान छुड़वाकर वहाँ से भागी जैसे जेल से छूटकर कैदी भागता है। सबके चले जाने के बाद वो किचन में गया और दूध गर्म की गिलास में उंडेला दूध कप में उंडेला और फिर हीर के रूम में आया। हीर इसे कमरे में दाखिल होता देखकर झट से आंखें मूंद गई। शेर ज़मान इसे सोता बना देखकर हल्के से मुस्कुराया। वह इसकी लरजती हुई पलकों से जान गया था कि वो भी जाग रही है। हीर उठो, दूध पी लो। शेर ज़मान की गंभीर आवाज़ ने कमरे की खामोशी में खलल डाला। उठो हीर, इस बार इसकी आवाज़ करीब से आई। मेरे वापस आने तक ये दूध खत्म होना चाहिए वरना खुद पिलाऊंगा। वो साइड टेबल पर दूध का गिलास रख के खुद कमरे से बाहर निकल गया। वो जानता था कि इसके सामने वो दूध नहीं पिएगी, इसलिए हीर ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन उठकर बैठी और घटाकर दूध अंदर उंडेला। फिर वापस तकिए पर सर रखे लेट गई। शेर ज़मान अपना लैपटॉप लिए वापस रूम में आया। वो आकर इसके साथ बिस्तर पर बैठ गया। लैपटॉप ऑन किए वो अपना काम करने लगा। इसकी उंगलियों की पैड पर तेज से माहिराना अंदाज में हरकत कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती रोशनी इसकी नीली आंखों का रंग मजीद नुमाया हो रहा था। हीर एक आंख थोड़ी सी खोलकर इसे देख रही थी। सुर्ख और सफ़ेद चेहरा, घनी मूंछों तले अनाबी लब भींचे हुए खड़ी सतमा नाक, मगरूर नाक जिस पर 24 घंटे बस गुस्सा सवार रहता। स्याह हल्की निशानों तक आते बालों को इसने खौफ से देखा। जैसे ही शेर ज़मान का डिंपल नुमाया हुआ तो वो चौंकी और वापस अधखुली आंख बंद कर गई। मेरा मुआयना अच्छे से हो गया हो तो बताओ क्या चाहिए? वो लैपटॉप पर नजरें जमाए से मुखातिब हुआ। जो मैं कहूँ वो पूरा करेंगे? हीर ने आंखें खोले बगैर कहा। मेरी प्रिंसेस कहे और पूरा ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लैपटॉप एक तरफ रखे पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मुझे मामा बाबा और बाकी सबके पास जाना है, ऐसा मुमकिन नहीं। वो स्पॉट अंदाज में कहता हुआ वापस अपने लैपटॉप गोद में रखे बोला। हीर इसके साफ जवाब पर रोने लगी। हीर रो मत, तुम्हारे ये आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। अच्छा रुको, अगर सबकी तस्वीर दिखाऊं तो ठीक है, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर था। इसे कितनी याद आ रही थी अपने घर वालों की, ये कोई इससे पूछे। ठीक है दिखा दे, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। सेंड मी फैमिली पिक। शेर ज़मान ने किसी को मैसेज किया। कुछ ही देर में मैसेज नोटिफिकेशन मौसूल हो गई। ये लो। शेर ज़मान ने अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। हीर की बंद आंखें फ़ौरन खुल गई। इसने देखा हवेली के लॉन में सब घर वाले बैठे हुए थे। इसकी मामा बाबा हसाम जन्नत मनत सब। इसकी आंखें फिर से आंसू से भर गईं। तुमने रोना नहीं था इसलिए तुम्हारी बात मानी है। वो इसकी तरफ देखकर बोला तो हीर ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। वो कितनी देर इस तस्वीर को देखती रही। शेर ज़मान लैपटॉप पर अपना काम करता रहा। अब सो जाओ, आराम करो, बहुत रात हो गई है, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। वो मोबाइल वापस इसकी तरफ बढ़ाकर बोली, आ जाएगी, कोशिश करो। वो लाइट्स ऑफ की इसके साथ दराज हुआ। हीर की तो पसीने छूट गए इसके साथ लेटने पर। वो जोर से आंखें मीच गई। शेर ज़मान ने इसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाने लगा। हीर को इसके ऐसा करने से सुकून मिलने लगा। कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में उतर गई। जानती हो प्रिंसेस, शेर ज़मान के लिए दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं सिवाय अपनी प्रिंसेस से दूरी बनाए रखने के। दिल तो चाहता है तुम्हें खुद में भेज लूँ, मगर जानता हूँ मेरी जुनूनियत और दीवानगी सहारना तुम्हारे बस की बात नहीं। शेर ने दूर से ही अपनी पलकों को नरमी से चिपका, जैसे इसकी पलकों ने हीर की परेशानी पर बोसा दिया हो। तुम बहुत मासूम हो और ये दुनिया बहुत जालिम। तुम नहीं जानती मैंने ये सब क्यों किया। बस मुझे कभी गलत मत समझना। दिल चाहता है हमेशा हमेशा के लिए तुम इस दुनिया से छुपा लूँ, किसी की भी गंदी नज़र तुम्हें न छू पाए। तुम्हारी मासूम ज़हन में कोई भी ऐसी बात नहीं डालना चाहता जो तुम्हारी मासूमियत छीन ले, जैसे मेरी छीन ली गई थी। वो करबज़दा अंदाज में आहिस्तगी से बोला। नहीं भूल पाता है आज भी वो रात। कुछ याद आते ही इसके चेहरे पर के तासरात यकलख्त और दृष्टि में बदले। पेशानी और कनपट्टी की रगें उभरने लगी। नीली आंखों में सुर्ख डोरे नुमाया होते ही पल भर में इनसे शरारे फूटने लगे। वो अपनी जगह से उठते हुए बाहर निकल गया। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। जल्दी हाजिर होंगी नावल के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।